बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फाइनल ट्रेड में मैं हूं दीपांशु भंडारी और जबरदस्त एक्शन एक बार फिर से भारतीय बाजारों में आपको होते हुए दिख रहा है। जहां पिछले हफ्ते हमने देखा रिकॉर्ड तेजी के साथ भारतीय बाजार बंद हुए, आज फिर से तेजी का माहौल बना हुआ है। थोड़ा मिला जुला कारोबार आपको दिख रहा है। वैसे देखेंगे तो एक सीमित दायरे में ही ट्रेड है, पर निफ्टी सेंसेक्स दोनों ने छुए हैं नए शिखर। बैंक निफ्टी उतार चढ़ाव के बीच कारोबार करते हुए दिख रहा है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो मामूली गिरावट है। पर आइए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि आने वाले 1.5 घंटों के लिए बड़ी बातें क्या हैं। निफ्टी 16,585 और सेंसेक्स 55,680 ये हो गए हैं अब बुक्स में दर्ज नए रिकॉर्ड्स एक बार फिर से भारतीय बाजारों के लिए। बैंक निफ्टी उतार चढ़ाव के बीच ट्रेड करते हुए दिख रहा है। फिलहाल अगर आप देखें तो 50-55 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है, बट 36,100 के करीब ही आपको बैंक निफ्टी दिखेगा, बल्कि उसके ऊपर ही फिलहाल होल्ड कर रहा है, रिकवरी के मूड में आ रहा है। मेटल्स चमक चल रही है, यहां पर लाइफ हाई पर है मेटल इंडेक्स और टाटा स्टील आगे से लीड कर रहा है। इस पर भी राय लेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। फार्मा, पीएसयू बैंक्स, ऑटोज यहां पर आपको दबाव है और आज सुबह बढ़िया एक्शन दिख रहा था आईटी स्टॉक्स में, पर अब आ रही है वहां पर मुनाफा वसूली। डाउ फ्यूचर्स 60 अंक नीचे हैं। यूरोप में भी हल्की कमजोरी आपको आती हुई दिख रही है, कोई ऐसी बड़ी गिरावट नहीं है। एशिया की भी अगर आप बात करें तो थोड़ी सी सुस्त चाल ही रही थी आज के बाजार के कारोबार में। थोड़ी देर में हमारे सारे एक्सपर्ट्स होंगे हमारे साथ। अनिल जी से भी लेंगे उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी और जानेंगे कि कहां पर रखना है आपको फोकस पर। आइए उससे पहले हमारी रिसर्च टीम है तैयार, मानसी और वरुण, जानते हैं उनसे कुछ अहम इवेंट्स और साथ ही खबरों वाले शेयर्स आज के। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से हैं अहम इवेंट्स? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए, आज एक तो अंजनी पोर्टलैंड कंपनी के नतीजे और नतीजों के साथ ही क्यूआईपी के जरिए पूंजी जुटाने को लेकर फैसला होगा। इसके अलावा कल आरआईएनएल के स्ट्रैटेजिक सेल के लिए बिड करने की आखिरी तारीख है और दीपक फर्टिलाइजर, डिविज लैब, इंडसइंड बैंक जैसे शेयर्स एक्स डिविडेंड कल ट्रेड होते हुए दिखेंगे। 18 अगस्त के दिन यानी कि बुधवार के दिन, क्योंकि गुरुवार को भारतीय बाजार बंद है, निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी जो है 18 अगस्त बुधवार को ही होती हुई दिखेगी। अपोलो हॉस्पिटल, बर्जर पेंट्स, डॉक्टर लाल पैथ लैब, पेज इंडस्ट्रीज ये तमाम शेयर्स एक्स डिविडेंड ट्रेड होते हुए दिखेंगे। और इसी दिन यानी बुधवार के दिन रेडिंगटन 1:1 बोनस इश्यू की एक्स डेट भी है। और अंत में 19 अगस्त यानी कि गुरुवार के दिन मुहर्रम के चलते भारतीय बाजार जो है वो बंद रहेंगे। तो ये हैं आपके लिए कुछ अहम इवेंट्स। आइए वरुण से भी जाने कुछ खबरों वाले शेयर्स भी। वरुण, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून दीप। तो सबसे पहले तो रामकृष्ण फोर्जिंग, इस कंपनी को यूरोप से 175 करोड़ का ऑर्डर मिला है एसबीआई की तरफ से। इसके अलावा कुछ खबरें निकल के आई है कि सभी तरह के जो गोल्ड लोन है उस पर ब्याज दरों में 0.75% के आसपास की छूट मिल रही है। कार, गोल्ड और पर्सनल लोन की प्रोसेसिंग फीस जो है वो नहीं लेंगे। पेंशन लोन पर भी प्रोसेसिंग फीस नहीं है। कुछ टर्म डिपॉजिट पे 0.15% ज़्यादा ब्याज मिलेगा। हेल्थ केयर वर्कर्स को ब्याज में 0.5% की छूट मिलेगी और योनो ऐप में अप्लाई करने पर कार लोन में 0.25% के आसपास की ब्याज दरों में छूट मिलेगी। तो ये अपडेट आया है। इसके अलावा टाटा मोटर्स व्हीकल लोन के लिए करार किया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ। इस कंपनी ने व्हीकल लोन के लिए करार किया है। ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आई है। रुचि सोया, यहाँ सूत्रों के हवाले से खबर है कि सेबी ने रुचि सोया के एफपीओ को मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को सेबी से एफपीओ के लिए मंजूरी मिली है इस कंपनी को। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इस कंपनी के लिए ब्लूमबर्ग के हवाले से एक खबर है कि अरामको के साथ जो बातचीत है हिस्सेदारी बेचने के लिए, वो डील जारी और जल्द ये डील जो है हो सकता है कुछ हफ्ते में पूरी होते हुए नजर आए। 20% के आसपास का हिस्सा जो है वो खरीदेंगे ये, और $2500 के आसपास के जो वैल्यूएशन है या फिर जो निवेश है वो सऊदी अरामको कर सकता है। ऐसी खबरें ब्लूमबर्ग के हवाले से आई है। इसके अलावा कुछ बल्क डील्स है। पावर ग्रिड में 182 के भाव पे 39.7 लाख शेयर्स के सौदे हुए। 182 के भाव पे 40 लाख शेयर्स के भी सौदे हुए, तो करीब करीब 80 लाख शेयर्स के सौदे हुए हैं। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक 62.9 के भाव पे 31.8 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं। एंड सीएमएस इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड ने सेबी के पास डीआरएचपी दाखिल कर दी है आईपीओ के लिए। करीब 2000 करोड़ जुटाने वाले हैं ये इस पूरे आईपीओ से। नतीजे नहीं है कोई वरुण? नहीं, नतीजे नहीं है। फाइनली लंबे 2 बैक टू बैक अर्निंग सीजंस के बाद फाइनली एक दिन ऐसा आया जहां पर डेफिनेटली आज ऐसा लगा काम ही नहीं किया। इतने कम स्टॉक्स नहीं थे ना। एब्सेंट तो नहीं लगा? नहीं, एब्सेंट नहीं, प्रेजेंट है। पर चलिए बढ़िया एक्शन है बाजार में। और अनिल जी, वही सवाल बन रहा था सर, वेलकम। कुछ बड़ा नहीं हुआ है बाजार में, बट एक बार फिर से नए रिकॉर्ड्स बने हैं। थोड़ा बैंक निफ्टी उतार चढ़ाव के बीच ट्रेड कर रहा है, बट निफ्टी जो सुबह भी आप कह रहे थे अपनी मजबूती कायम रख रहा है सर।
मजबूती नहीं है जी, बहुत बड़ी मजबूती है, क्योंकि आज है ना पॉइंट से मत गिनी कि 40 पॉइंट ऊपर है, आज माहौल से गिनी है। हाँ। तो आज के माहौल देखो, करेक्ट होना होता तो आज का दिन बहुत परफेक्ट है, जहां आपका 1.77 पुट कॉल रेशियो है, ग्लोबल में सुस्ती है, हांगकांग गिरा हुआ था, निक्के गिरा हुआ था, डाउ फ्यूचर्स 125 अभी कितने मैंने देखे नहीं है, 60-70 है। तो करेक्शन के लिए, और अगर वो करेक्शन के लिए बहुत सही जगह क्या है, अगर 16,375 16,400 आ जाए और वहां से फिर मार्केट चले तो मजा ही आ जाए। करेक्ट, ठीक है, मैं नहीं चाहता कि वो गैप डाउन ओपनिंग हो। हाँ। मैं चाहता हूँ वो स्क्रीन पर आए और स्क्रीन पर आकर फिर वापस बढ़े तो वो ताकत हो जाएगी। बट पहले इंपॉर्टेंट लेवल जिसकी बात हम सुबह कर रहे थे कि करेक्ट 16,475 के नीचे ही आपको सोचना है कि सावधान होना है क्या। 16,480 से घूम गया, इनफैक्ट जितना मैंने सोचा था उससे कम कमजोर हुआ है और उतना जल्दी रिकवर हुआ है और पूरे दिन भर सस्टेन बाइंग हो रही है। तो बढ़िया ताकत है, बढ़िया एक्शन है। तो सिंपल है, अब आपके लिए नया बेस बन गया दीप, 16,475 16,525 बेस के तौर पर काम करेगा। और इसके नीचे आया है तो फिर आपके लिए 16,325 16,375 ब्लाइंड बाय जोन बन रहा है। सो बेस धीमे धीमे ऊपर शिफ्ट हो रहा है, ये अच्छा संकेत है। बैंक निफ्टी क्या रहा है सर? स्ट्रगल थोड़ा लगता है मूव करेगा फिर जागता है। ये स्ट्रगल कर रहा है, जैसे वो नए लोग आते हैं देश दुनिया भर से और मुंबई में आके स्ट्रगल करते हैं बिल्कुल। एक रोल के लिए एक चांस के, क्यों आशु सर? अब हमारे को तो हिंदी कर रहे हैं। आशु सर बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं कर रहे। आशु सर जाने माने देश के बहुत ही बेहतरीन एक्सपर्ट्स में से एक है। आई डोंट नो, एंकरिंग के लिए कर रहे हो तो पता नहीं। हाँ, ये तो सही कह रहे हो। वो आप कह रहे थे तो आप उसे स्ट्रगलर में माने जाएंगे। वो तो काफी लंबी चल रही है अनिल जी। और जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री में भी होता है ना, आपको पता है ना, सुनी बात अपने को तो पता नहीं, खान्स कपूर्स ये सब जो होते हैं ये किसी नए को घुसने नहीं देते। समझ तो गए होंगे आप? बिल्कुल समझ गए। तो चलिए, बाकी ठीक है दीप, बढ़िया है मार्केट, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 36,000 बैंक निफ्टी नहीं तोड़ रहा, निफ्टी 16,500 के नीचे नहीं टिक रहा है, मजबूत है। चलिए, तो मजबूत बाजार है और एक्शन भी भरपूर है और हमारा दमदार पैनल भी तैयार है, क्योंकि अनिल सर और मैं भी स्टूडियो में हैं। तो आशु सर हमारे साथ स्टूडियो में एक बार फिर से हैं, स्वागत है आशु सर आपका। और साथ ही हमारे बाकी सारे एक्सपर्ट्स भी, वागले साहब हैं, किरण जी हैं, सचित जी हैं, राकेश जी हैं, कुणाल जी हैं और सुमित जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और वागले साहब आपसे करूंगा शुरुआत, क्योंकि सुबह थोड़ा सा एक मूव आते हुए दिखा था, अब एक अच्छी मूव आ रही है बीपीसीएल में। सर लगातार 2-3 दिनों से इस पर चर्चा हो रही है, बट अच्छी मूव आई है, 2% की आज जो तेजी है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि फाइनली रेंज से बाहर निकलने के लिए तैयार है बीपीसीएल। सर आफ्टरनून दीपांशु, आफ्टरनून अनिल जी। मेरा मानना है 470 तक तो ये जाना ही चाहिए। मैंने मॉर्निंग में भी यही कहा था, अगर 470 के पार निकलता है फिर मैं 510 520 तक की बात करूंगा। ऑब्वियसली ये पोजिशनल व्यू है कि 1-2 दिन में शायद ना है, लेकिन मुझे कोई भी वीकनेस नहीं दिखती है। कोई भी बाय करके खड़ा है तो मेरे हिसाब से 457 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और आज का टारगेट 470-71 के आसपास का होना चाहिए। तो 470 471 तक तो बीपीसीएल आपको जाते हुए दिख ही सकता है, तो यहां से भी थोड़ा और मूव आपको बीपीसीएल दिखाएगा। वेदांता में क्या चल रहा है? आपको याद होगा आज सुबह भी हम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। एक तो हिंदुस्तान जिंक के डिविडेंड की बात एक बार फिर से चल रही है, तो वेदांता पर भी एक्शन आता है और अभी भी अगर आप देखें तो डेज हाई पर ही वेदांता भी ट्रेड कर रहा है। अनिल जी का भी इसको भरोसा है। एक बार अनिल जी से मैं राय लूं, उससे पहले सुमित जी एक बार जरा चार्ट्स पर वेदांता पर राय दें, 340 के लेवल। गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए, मेटल पूरी स्टोरी इंटैक्ट है। मेटल्स के अंदर एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए और वेदांता का जहां तक सवाल है, स्टॉक हर रोज धीरे धीरे करके ऊपर का मूव दिखा रहा है, तो वेदांता में अभी और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। 350 का इमीडिएट टारगेट बनेगा और 350 का लेवल टूटने के बाद 375 रुपए से लेकर 380 रुपए तक के शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे और लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन में हो सकता है 400 रुपए तक के लेवल भी वेदांता में देखने को मिले। छोटे मोटे डिप्स आएंगे, उसमें खरीदारी करना है, एक्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चलना है। के लेवल आपको अभी रिसेंटली अनिल जी ने भी दिए थे 375 400, बट मोर इंपॉर्टेंटली सर 13 तारीख यानी कि फ्राइडे के दिन ही आपने 336 और 342 के लेवल्स दिए थे। 341 का आज हाई है, 336 का तो टारगेट हिट हो गया, सेकंड टारगेट भी ऑलमोस्ट आज हिट हुआ है, 342 दूसरा है। हाँ, जो फ्राइडे की कल के 2000 की कॉल। वेदांता में आपको मालूम है, मैं हर बार जब मेरा टारगेट आता था तो मैं क्या कहता हूँ, अभी तो और चलेगा। हाँ, तो अभी भी नहीं बेचना है, 342 पे भी नहीं बेचना है। 336 वाला तो आ गया, पार हो गया, 342 ऑलमोस्ट डन, 341 रुपए 30 पैसा दिया है ना, होल्ड करें। क्यों बेचना है? जो मतलब पैसा दे रहा है स्टॉक बना के, तो अभी तक ऐसा कोई रीजन तो होना चाहिए ना जिस वजह से बेचे, कोई तो रीजन होना चाहिए। तो अभी तो ऐसा कोई रीजन दिखता नहीं, चल रहा है, चलने दो, नजर मत लगाओ बस। अनिल जी, मैंने उस दिन भी कहा था कि जितना आपने वेदांता में बोला, जितना कॉन्फिडेंटली, और ये देख के कि ऑन द टेबल कितना पैसा आ रहा है,
अब कभी भी नहीं बोलते इसको बेचने के लिए। बोलूंगा ना जब आएगा तो मौका। अभी भी लोग ये तो छोड़ो, निफ्टी में भी लोग बोल रहे हैं कब से, अरे आप बोलते ही नहीं बेचने। अरे कैसे बोलूं भाई, ठीक है 200-300 ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली ट्रेंड ऊपर का है। सिमिलर इसमें भी देखिए, बीच में कब वो कितने दिन 294 का हाई बनाकर 245-50-55 भी हुआ लंबे समय तक। वो उस समय एक आध दिन झटका खाया था। वो होता है, देखो एग्जैक्टली एक्चुअली मैंने 290 में रिकमेंड किया था, उसके बाद नीचे में 260 भी हुआ। ठीक है, वो 20-30 रुपये ऊपर अगर कन्विक्शन है तो लॉस नहीं होगा, कन्विक्शन नहीं है तो तुरंत आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, वैसा है। तो अभी भी कन्विक्शन है। देखिए आशुतोष, मेरा सिंपल फॉर्मूला है, 320 रुपये इसका सही दाम लगाया था LIC ने, है ना, जब वो इनका डीलिस्टिंग ऑफर आया था, करेक्ट, और ये 160 रुपये में डीलिस्ट करवाना चाहता। उस जमाने में क्या भाव थे कॉपर के, मेटल के, क्रूड के, और वहाँ से अब क्या भाव हो गए। और अब तो वो समस्याएं सब धीमे धीमे कम हो गई कि वो पहले तो उस समय बॉन्ड 30-40% डिस्काउंट पे इनके ट्रेड करते थे, अब वो सारी दिक्कतें दूर हो गई है। कमोडिटी साइकिल जो ऊपर आया तो आप देखिए ना, क्या सेल जैसी कंपनी के और अभी भी सर जो एल्युमिनियम प्राइसेस का चल रहा है, जो चाइना के साथ मतलब जो हो रहा है, जो दुनिया दुनिया भर में, ये अभी भी एल्युमिनियम प्राइसेस बहुत अभी भी तेज लगते हैं जी। तो ये अभी भी जैसे जो बाकी स्टॉक भी थोड़े से सबड्यूड हैं, ये निकलेंगे, मतलब तो मेटल्स और इंडेक्स, ये दो चीजें तो बिल्कुल छोड़ने की बात ही नहीं है। 100% तो ये छोड़ने की बिल्कुल बात है ही नहीं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। पकड़ के रखो, लाइफ हाई पर है मेटल इंडेक्स। मेटल इंडेक्स लाइफ हाई पे। वेदांता की चार्ट्स ये तो पूछ लेता हूँ, चार्ट्स एक बार जरा राय ले लेते हैं। कुणाल जी देखिए चार्ट्स। अनिल जी देख ही रहे हैं चार्ट्स, अनिल जी लगातार देख रहे हैं। और अनिल जी मैंने तो पिछले साल ही कहा था कि 2020 का आपका सबसे बेहतरीन पिक है वेदांता, और अनिल जी 2021 में भी आपकी शानदार परफॉर्मेंस जारी है। तो कभी अनिल जी वेदांता को देखते हैं, कभी अनिल जी आपको देखते हैं। और कभी कभी आप अच्छी शायरी भी कर लेते हैं इरशाद। बहुत बढ़िया। कन्विक्शन तो कई स्टॉक में होती है, इसके भाव ने आपकी कन्विक्शन को और बढ़ाया है। मतलब भाव ने जितना सपोर्ट किया ना, ये तो मानना पड़ेगा। जो भी आप बोलो हुआ है, मतलब देखो जिसमें मैं सही पढ़ा मैं तो गलत पढ़ने वाले स्टॉक भी कम नहीं है हमारे, बहुत सारे होते हैं, पर इसमें तो बहुत सही पढ़े। लेकिन पॉइंट यही है आशुतोष, जिसमें गलत पढ़ते हैं उसमें 10-15-20% जा सकता है, लेकिन जिसमें सही पढ़े उसमें तो बराबर आना चाहिए पूरा पैसा, तो जाके आपका पैसा बनता है ना। तो 90-100 रुपये से 120 रुपये से लगातार बुलिश है, तो अगर आपका नुकसान हो 20% हो, आए तो 200% आए, तब आप जीत में रहेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे, और सचिन जी के लिए बिगुल BTSTT का। बताएं सर। जी गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी मेटल का ही स्टॉक है, जिस तरीके से ये ओवरऑल आउट परफॉर्मेंस चल रही है, मुझे लग रहा है अगले हफ्ते तक कंटिन्यूड रहनी चाहिए। एंड फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पर आया है। JSW स्टील इस पर्टिकुलर काउंटर में खरीदारी करने के मौके ढूंढिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 756 के आसपास। जो इंट्राडे के लिहाज से लेवल नजर आ रही है वो लगभग अराउंड 774 की है। पोजिशनली मुझे लग रहा है अराउंड 790 तक ये पर्टिकुलर मोमेंटम कंटिन्यूड रहना चाहिए, तो खरीदारी करनी है JSW स्टील के फ्यूचर्स में। JSW स्टील के फ्यूचर में करेक्ट खरीदारी ये है राय। JSW स्टील भी लगातार पसंद आ रहा है हमारे सारे एक्सपर्ट का, इन्होंने खरीदारी करने की राय लगातार दी ही है। इस स्टॉक पर भी एक्शन भरपूर होता हुआ दिख रहा है। 756, 10 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। 774, 790 ये दो टारगेट के लिए यहाँ पर करनी खरीदारी। आशुतोष कोई आपकी तरफ से अपडेट? अनिल जी अपडेट है, कंटिन्यू सेम व्यू। अगर मैं मैक्रो बात करूं तो अनिल जी मार्केट कैप टू GDP मतलब जो ऑल टाइम हाई था ना 2008 का, ये कहां से ले आए? हाँ, मुझे पता था अनिल जी, मुझे पता था आप ये जरूर पूछेंगे। आप कहेंगे कुछ ना कोई नया मतलब आपने बोलना है। नहीं, आप पुराने फॉर्मूले पे ही बंदी बोलो, नया वाला फॉर्मूला अलाउड नहीं है। नहीं, नया वाला ऐड करना है, थोड़ी चलता है। लेकिन वो अनिल जी मंदी मैं फिर बोल रहा हूँ, इंडेक्स में नहीं है। ओके, इंडेक्स में बिल्कुल मंदी नहीं है, और बार बार बोल रहा हूँ इंडेक्स अभी भी स्ट्रांग है। स्टॉक्स नहीं बिक रहे अनिल जी, नहीं बिक रहे। आप अगर एक मेटल्स और 8-7 स्टॉक्स को छोड़ दें, जो कई बार जी आप राइट कमेंट्री देते हैं कि बाजार में गुस्सा क्या, अगर रिलायंस चला रहा है तो रिलायंस चला रहा है, HDFC चलाएगा या लीवर चलाएगा तो चला रहा है उसमें, बट दोनों मार्केट अलग हो गया। आज का एक्सीडेंट देखो, हमारा एक स्प्रेड जो परसों का था, जो मतलब ऑन रिकॉर्ड में कहना चाहता हूँ कि मतलब डिजास्टर हो गया कैडिला, आज का एक्सीडेंट। अनिल जी फिर एक नए एक्सीडेंट, हर हफ्ते में आपको 2 एक्सीडेंट्स बता रहा हूँ, नए एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और ये होते रहेंगे।
और इसलिए मुझे अनिल जी ये है कि इस मौके में मतलब मैं रिवर्स बोल रहा हूं, जैसे आपने उस दिन बोला था कि इंडेक्स चल रहा है तो स्टॉक्स तो चलेंगे, कब तक नहीं चलेंगे, और मैं ये अभी भी बोल रहा हूं अनिल जी, इंडेक्स के चलने के बावजूद भी अगर स्टॉक्स नहीं चल रहे तो जब भी इंडेक्स रुकेगा, निफ्टी रुकेगा, जो कि अब ये निफ्टी का मतलब एक 16,700 का एक नेक्स्ट पड़ाव लगता है कि जो अचीव हो जाएगा, तो अगर तब भी स्टॉक्स नहीं चले तो क्या होगा। सो अनिल जी मैं उस डर के साथ कंटिन्यू करना चाहता हूं, टाइम नहीं कर सकते। आज आप बात वही करो, पोर्टफोलियो में स्टॉक्स नहीं बिक रहे हैं, अटक रहे हैं सबके। कुछ भी ले लो अनिल जी, मतलब भेल से लेके टाटा पावर, टाटा मोटर में चिप की न्यूज भी आई, पैसे नहीं दे रहा अनिल जी आपको। मेटल्स को छोड़ दो, अगर मेटल इंडेक्स को छोड़ दो, आप बाकी स्टॉक से इतनी बात करो, फार्मा, क्रांति वाला अनिल जी सेक्टर सबसे ज्यादा इस वक्त सबड्यूड है। अब देखिए अनिल जी 100-100, 150 रुपए स्टॉक्स में निकल गए हैं। ग्लेनमा, कैडिला, मतलब कैडिला एक्सीडेंट है जब 660 का नहीं है, 560 वाला। कैडिला नहीं है, स्टार है, हमारा रिकमेंड किया हुआ। नहीं अनिल जी मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, 660 पे एक्सीडेंट नहीं है, ये 100 रुपए घटने 560 के बाद एक्सीडेंट है। सो जो मैं बोल रहा हूँ अनिल जी, मुझे ना उस चीज से डिस्कम्फर्ट है। सो अनिल जी अगर आप बात करें तो एक कॉल देनी है, एक और वाली है बिना बिगुल वाली, मतलब पुरानी वाली तो हम नहीं बजाएंगे बिगुल, नया है तो फिर बजाएंगे। नहीं नया है अनिल जी, नया है। और अनिल जी उससे पहले एक और चीज है जी एक और चीज है, मतलब ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारे पैरामीटर्स अनिल जी वो जो एक्सट्रीम तेजी वाले आते हैं, आपने जो कहा नया कहां से ले आए अनिल जी, 2008 की वाली जो मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो है वो हो गई है। अभी एक क्वेश्चन अनिल जी मेरे भी यहाँ पे बग्गा जी से जरूर पूछ लेना जरा, ये वो, और मतलब ऑल टाइम हाई की तरफ जा रही है। पार्टिसिपेशन लेवरेज उतना तो नहीं है, 2007-8 वाला तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन स्टॉक्स में है। तो अनिल जी डिस्कम्फर्ट है, आई एम अनकंफर्टेबल, और स्टॉक्स में परेशानी दिख रही है। कंटिन्यू विद द सेम व्यू, टाइम नहीं कर सकते, लेकिन मतलब जितना उतना बेटर रहेगा। स्टॉक्स में आती रहेगी, अगर आज जिसके हाथ खाली हैं, जो इंडेक्स में काम कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, उसकी कोई पेन लार्ज। मैं पॉपुलर स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, आप मुझसे हम एसआरएफ को फोर्ज या किसी और की बात करेंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट पब्लिक होल्डिंग स्टॉक्स, पॉपुलर स्टॉक्स जिसमें आप और मैं, मतलब मुझ जैसे लोग काम करते हैं या क्लाइंट्स काम करते हैं, मैं उन स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ बेसिकली। तो जी एक आपके लिए बिगुल सिंध के सुल्तान आशुमरान। बताएं सर क्या बेचना है? अनिल जी सॉरी, मतलब क्या करना है? अनिल जी देखिए, एक और मैं आपको फिनोमिना बताता हूँ जी, आप नोटिस करना, और मुझे ये ऑब्जर्व करके अनिल जी आपकी इनपुट्स भी चाहिए। अब जो मंथली एक्सपायरी हो रही है ना अनिल जी, जब से वो लेवरेज कम हो गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है अनिल जी, मतलब आई वांट योर मतलब इनपुट्स ऑन दैट, चाहे एक आध महीने बाद देना करके। ये मंथली एक्सपायरी हो रही है अनिल जी आजकल ना, वो अगले थर्सडे नहीं, इस फ्राइडे को होती है। मतलब जो आखिरी 4 दिन है ना, जो मार्जिन वैसे भी इंडिविजुअली बढ़ने लग जाते हैं, तो अब आप देखिए 90% स्टॉक्स में जो वो एक्सीडेंट या शॉर्ट कवरिंग या कुछ होना होता है, वो 3-4 दिन पहले ही हो जाता है, मतलब वो फ्राइडे तक ही खत्म हो जाता है। वो अगले वेंसडे थर्सडे में, अब वो एक्सपायरी में वो मजा नहीं रहा। तभी हम बात कह रहे हैं ना, वो मूव्स नहीं आती, वो वाइल्ड मूव्स नहीं आती हैं। ये इसको नोटिस करना दीपांशु, आप भी इस चीज को नोटिस करना। आई मीन आई थिंक यू विल कम आउट विद सम इंटरेस्टिंग स्टडी ऑन दिस, कि वो जो वाइल्ड मूव्स हमारे को मंथली एक्सपायरी में देखने को मिलते थे, अब वो 4 दिन पहले हो गया, क्योंकि एक तो लेवरेज कम हो गया, दूसरा जो मार्जिन बढ़ते जाते हैं, मतलब आखिरी 5 दिन में रोज बढ़ता रहता है, उसके चलते लोग पहले ही कट जाते हैं। सो अनिल जी जो स्टॉक सबड्यूट दिख रहे हैं, जिनमें प्रेशर आ रहा है, एक नया स्टॉक अनिल जी ढूंढा है, उसकी पुट लेनी है, वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। अनिल जी 150 50 का भाव चल रहा है। मैंने तो ऐसे ही बोला था, मतलब आपने वाकई में मंदी वाला खोल दे दिया आशीष सर। अनिल जी 155 रुपए की इन द मनी पुट लेनी है, 6.5 रुपए का भाव है, और इसके अगेंस्ट 145 की बेच दें 2 रुपए में, ताकि कॉस्ट 5 रुपए की आ जाए। एज गुड एज आपने फ्यूचर बेचा है, लेकिन आपको शांति रहेगी कि आपने पुट ली है। तो 155 की एक पुट लेनी है अनिल जी इन द मनी 6.5-7 रुपए में, 2-2.25 रुपए में 145 रुपए की बेचनी है, कॉस्ट आएगी 4.25-5 रुपए, और वही मतलब 155 माइनस 5 50 रुपए में हमने फ्यूचर बेचा है। और मुझे लगता है अगले 3-4 दिन में अनिल जी इसमें भी गिरावट आएगी, जो बाकी फाइनेंशियल्स जिस तरह से नीचे हैं। तो ये एक अनिल जी कॉल है अभी। चलिए, तो M&M फाइनेंस, इस पर बेयर स्प्रेड है आशु सर की तरफ से 1:1, 155 की पुट खरीदिए, 145 की पुट बेचिए, करीब 5 रुपए की कॉस्ट में आप ये ट्रेड बना सकते हैं अपने लिए। चलिए, कुछ और बढ़िया कॉल्स लेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, और थोड़ी देर में अनिल जी भी अपनी स्ट्रैटेजी देंगे। पर उससे पहले बड़े ऐलान किए थे कल प्रधानमंत्री मोदी ने, स्वतंत्रता दिवस पर कुछ बड़े ऐलान किए थे। क्या है ये ऐलान और कहां पर रखनी है आपको नजर इसके इम्पैक्ट की वजह से? आइए जानते हैं कुशल के साथ। कुशल, बताइए क्या क्या थे बड़े ऐलान, और फिर कौन से स्टॉक सेक्टर्स पर होनी चाहिए नजर? बिल्कुल, इनफैक्ट दीपांशु आप देखिए, कल पीएम मोदी ने जिस तरह की उनकी 90 मिनट्स की स्पीच थी रेड फोर्ट पर,
वो अपने आप में काफी ट्रांसफॉर्मेशनल थी, और इस चीज को उन्होंने काफी ध्यान रखा है कि आगे आने वाले जो 25 साल है वहां पर कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस जो है देश की ग्रोथ में आती हुई नजर आ सकती है। और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 3 बड़े ऐलान किए थे। सबसे पहला तो नेशनल हाइड्रोजन मिशन, यहाँ पर काफी बड़ा फोकस उन्होंने एम्फसाइज किया था और इंडिया को वर्ल्ड लेवल पे एक बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल जो है उसका प्रोड्यूसर और साथ ही एक्सपोर्टर बनाने का लक्ष्य वो रखा है उन्होंने। इसको ध्यान में रखते हुए अगर आप देखेंगे तो काफी सारी कंपनियों ने अपने यहाँ पर हाइड्रोजन प्लांट्स जो है वो सेटअप करने के लिए अलग अलग करार किए हैं, और आगे आने वाले समय में यहाँ पर हाइड्रोजन फ्यूल प्रोड्यूस करने के लिए आप देखिए IOC साथ ही NTPC, ये दोनों स्टॉक्स जो है बड़े फोकस में रहेंगे। इसके अलावा अदानी ग्रीन, इनफैक्ट पूरा अदानी ग्रुप जो है, आपने देखा कि अदानी ग्रीन जो है किस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पर इनका बड़ा फोकस बनता हुआ दिख रहा है, चाहे आप सोलर पावर को लीजिए या फिर विंड पावर को। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस ग्रुप का भी बड़ा फोकस हाइड्रोजन फ्यूल्स पर भी रहेगा। और टाटा मोटर्स ये एक यूजर के रूप में निकल कर आएगा, जहां पर इन्होंने काफी सारे करार जो है इन सब बड़ी कंपनियों के साथ ये करते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब स्टॉक्स पर आपको फोकस रखना है। दूसरा बड़ा ऐलान, 75 वंदे भारत ट्रेन जो है अगले 75 हफ्तों में ये लाने का ऐलान कल PM मोदी ने किया। इससे क्या होगा कि जो भी रेलवे से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं उन पर बड़ा फोकस बनेगा। मिसाल के तौर पर आप IRCTC ले लीजिए, इसके साथ साथ RVNL, टीटागढ़ वैगन जैसे स्टॉक्स जो है वहां पर आपका फोकस बनना चाहिए। और तीसरी बड़ा ऐलान जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था वो था प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। यहाँ पर इन्होंने इसका लॉन्च किया और अगले 25 सालों के लिए एक बड़ा इंफ्रा मास्टर प्लान जो है ये लोगों के सामने रखा है इन्होंने, जिससे क्या होगा कि आगे के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होनी चाहिए, जिस तरह की टेक्नोलॉजी और जो मॉडर्नाइजेशन पर फोकस है उसको ध्यान पे रखा गया है। तो एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान जिसमें नए इकोनॉमिक जोन्स बनाने की भी बात की गई है, और साथ ही जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ग्लोबल स्केल पर बड़ा कॉम्पिटिटिव बनाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। तो इससे जितने भी इंफ्रा प्लेयर्स हैं, चाहे आप L&T लीजिए या फिर सीमेंस लीजिए, और जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में डील करते हैं, जैकॉप, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, और साथ ही घरेलू फ्रंट पर जो बड़े उत्पादक हैं और पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की चाल डिक्सन टेक में बनती हुई नजर आई है, इन सब स्टॉक्स पर भी आपको फोकस रखना है। तो ये कुछ बड़े ऐलान जो है कल PM मोदी ने अपनी स्पीच में किए थे। ऐलान आए थे प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, और उसका आप इम्पैक्ट भी बाजार पर बनते हुए देख रहे हैं। फिलहाल नए रिकॉर्ड्स छुए हैं बाजार ने और तेजी की तरफ ही माहौल बना हुआ है। पर कुछ और कैश स्टॉक्स हैं जहां पर आपको बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है। त्रिवेणी टर्बाइन, जरा इसके काउंटर को पुल अप करिए। थोड़ी देर पहले बड़ी मूव आ रही थी। आज सुबह हम त्रिवेणी इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे नतीजों के बाद। त्रिवेणी टर्बाइन पर भी एक अच्छी मूव आई है। बंसल जी जरा देखें इसकी चार्ट को, क्या चल रहा है। देखिए दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। एक शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर देखें तो 125 के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो जिनके पास है वो होल्ड करें, ऊपर में 136 137 का टारगेट रखें। नई खरीदारी की राय दीपांशु इन स्तरों पे नहीं है। करेक्शन पर अगर 129 के अराउंड मिलता है तो उन स्तरों के अराउंड खरीदें। ऊपर में 136 137 के अराउंड मुनाफा बांधने की राय होगी। यहाँ पर आप रखिए नजर रखते हैं किरण जी की पिक पर। आइए चलते हैं उनके पास। बिगुल किरण का कमाल। गुड आफ्टरनून किरण जी, बताएं सर। दीप, वेरी गुड आफ्टरनून। अनिल जी, वेरी गुड आफ्टरनून। मेरा कैश स्टॉक है हिंद जिंक, ये बाय करने की सलाह है। एक हफ्ते का यानी इस शुक्रवार के लिए टारगेट्स रहेंगे। अभी 329 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 324 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, 4 रुपए नीचे। और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं कि शुक्रवार तक 350 के आसपास के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। ये एक पहला पड़ाव रहेगा जहां पे आपको रिव्यू लेना है, उधर प्रॉफिट बांधने नहीं है। 350 का एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है ये। इसके ऊपर की अगर क्लोजिंग मिलती है तो दीप ये नए दायरे में ट्रेड करता नजर आएगा। तो मेरा मानना है कि एक हफ्ते का व्यू लेना चाहिए और 350 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करनी चाहिए। यह है आपके लिए हिंदुस्तान जिंक। और आपको याद होगा आज सुबह सेठी साहब भी इसके बारे में बात कर रहे थे। SPL मिड कैप्स में अपनी शॉर्ट टर्म पिक के लिए देकर गए थे। 340 345 के टारगेट सेठी साहब के थे, 350 के टारगेट्स किरण जी के हैं। नजर रखनी है इस काउंटर पर, आपको बढ़िया तेजी बनती हुई दिखेगी। नजर रखनी है एक और स्टॉक पर, बारबेक्यू नेशन। आज देवयानी इंटरनेशनल की तो लिस्टिंग हुई है। वेस्ट लाइफ भी हम देख रहे हैं एक्शन में आ रहा है। जोमेटो तो लंबे टाइम से एक्शन में था, आज थोड़ी मुनाफा वसूली दिखा रहा है। बट बारबेक्यू नेशन में एक बड़ा उछाल आते हुए दिखा और अभी अभी थोड़ी देर पहले एक फ्रेश स्पाइक इस काउंटर पर आते
आते हुए दिखा है। 14% ऊपर बारबेक्यू नेशन का चार्ट इस समय आपको दिख रहा है। कुणाल जी, कोई राय इस काउंटर पर सर? देखिए, लिमिटेड डेटा अवेलेबल है दीपांशु, और उस डेटा के अवेलेबल पर जो डेटा अवेलेबल है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। एक कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद हमने 3-4 सत्र पहले भी एक बड़ा मूव देखा, फिर 4-5 सेशन का कंसोलिडेशन और आज फिर से एक ब्रेकआउट। तो ये स्टॉक भी आपको ऊपर के लेवल्स दिखाएगा। जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, ये स्टॉक अगर 1350-1400 के लेवल्स भी दिखा दे तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जिनके पास है बने रहें, नई खरीदारी भी इन स्तरों पर कर रहे हैं तो 1140 का स्टॉप लॉस रखें और 1350 रुपए का लक्ष्य। ओके, तो 1350 के लक्ष्य के लिए ध्यान रखिए। बारबेक्यू नेशन का आज आपको इसमें एक्शन आ रहा है। मेटल काउंटर्स, वैसे तो आज बड़े मेटल काउंटर्स ज्यादा लीड कर रहे हैं, पर सनफ्लैग आयन, सुमित जी, यहां पर अभी अभी एक स्पाइक आते हुए दिखाए, 3-3.5% ऊपर है बल्कि सनफ्लैग आयन। जरा इसकी चार्ट देखें सर। दीपांशु, 91 का लेवल जैसे ही टूटेगा और उसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो सनफ्लैग के अंदर एक अच्छा मोमेंटम बिल्डअप होगा। फिर स्टॉक ऊपर में 96 रुपीज से लेकर 100 रुपीज तक के लेवल शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिलेंगे और पोजिशनली उसके ऊपर के लेवल भी देखने को मिलेंगे। सनफ्लैग में नीचे में जो चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 85-86 के आसपास है, तो वो 85-86 का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड करें। 91 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलने पे स्टॉक 95-96 या फिर 100 रुपए तक के लेवल भी जल्दी शॉर्ट टर्म में दिखाएगा। सनफ्लैग आयन पर भी आपको मूव आती हुई दिख रहा है और 92 के लेवल्स आ गए। सुमित जी, जैसे जैसे आप बात कर रहे थे, स्टॉक थोड़ा और ऊपर मूव करते हुए दिख रहा है, बल्कि हमारी रिसर्च टीम बता रही है कि लगभग सारे के सारे आप मेटल काउंटर्स में देखिए। फ्रंट लाइन पर तो हम बात कर ही चुके हैं, हिंदुस्तान जिंक पर भी कॉल्स आ चुके हैं। सनफ्लैग आयन पर आप रखिए नजर। हिंदुस्तान कॉपर भी अब आपको एक बढ़िया मूव दिखाते हुए दिख रहा है। तो मेटल काउंटर्स पर आपको बढ़िया मूव आ रही है और टाटा स्टील तो आगे से लीड कर ही रहा है। आइए देखते हैं सचिन जी को क्या पसंद है, कौन सा ट्रेड दे रहे हैं वो। बिगुल उनके लिए BTSTT। बताएं सर। दीपांशु, एक काउंटर जो हमारे सेल रेडार में है पिछले हफ्ते से, मैं रीआइटरेट कर रहा हूँ, वो पर्टिकुलर ट्रेड स्टॉक का नाम है ग्रासिम लिमिटेड। इसने एक ब्रेकडाउन दिया था वीकली चार्ट पे अपने एक राइजिंग वेज फॉर्मेशन से, एंड वहां से लगातार एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस बरकरार है। तो अभी भी खरीदार बिकवाली करने के मौके ढूंढे। स्टॉप लॉस लगाइए अराउंड 1528 ऑन द हायर साइड। टारगेट ऑन द लोअर साइड होगा 1455 का, एंड सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 1440 का। बिकवाली करनी है ग्रासिम इस पर्टिकुलर काउंटर में। ग्रासिम पर करें आप बिकवाली। वैसे आज एक बार जरा वोडाफोन आइडिया को भी देख लीजिए, क्योंकि परेशानी में है ये काउंटर। नतीजे आए थे सैटरडे को, ऑफकोर्स अनुमान से थोड़े कम थे। केयर की तरफ से एक रेटिंग डाउनग्रेड भी हुआ है, तो नजर रखिए। वोडाफोन आइडिया आज आपको 6 रुपए से नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। परेशानी उस काउंटर पर भी है, पर हिंडाल्को सेम ग्रुप की कंपनी, वहां पर आपको बढ़िया तेजी का माहौल दिख रहा है। आइए चलते हैं आशु सर के पास। बिगुल उनके लिए स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं सर। दीपांशु, स्प्रेड बनाना है बैंक निफ्टी में। निफ्टी काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बैंक निफ्टी हर बार धोखा देता है। लेने का बेचने का? लेने का सर, बुल स्प्रेड बनाना है। आशीष सर, आप रोज क्यों नहीं आते? रोज क्यों नहीं आते स्टूडियो? अनिल जी, मैं इंडेक्स में तो तेजी में हूँ, आप ऐसे क्यों सोच रहे हो? मैं स्टॉक्स में सिर्फ बोल रहा हूँ, बट इंडेक्स तो तेज है, हमेशा से तेजी में। इंडेक्स में तो अनिल जी मैं तो उल्टा बोल रहा हूँ कि लोग डबल लॉस कर रहे हैं, क्योंकि आपका स्टॉक नहीं चल रहा। तो आप अपने स्टॉक के अगेंस्ट अनिल जी 2 गुना कॉल बेचो, 3 गुना कॉल बेचो, एग्रेसिव कॉल राइटिंग करो। उसके लिए मार्जिन चाहिए होता है। मार्जिन के अभाव के कारण अनिल जी और लॉस होता है डेरिवेटिव में। फिर लोग डेरिवेटिव्स को मतलब कोसते हैं कि नहीं यार, डेरिवेटिव में काम किया, लॉस हुआ। डेरिवेटिव में काम नहीं हुआ। डेरिवेटिव में काम करने का एक असूल है सफिशिएंट मार्जिन। मैं फिर बोलता हूँ अनिल जी, ट्रेड रॉन्ग होगा, ट्रेड रिपेयर करना पड़ेगा। रिपेयर के लिए क्या चाहिए होता है? मार्जिन। उस ट्रेड का रिपेयर नहीं होता जो बैन में चला जाता है, वो कई बार दिक्कत करता है। अदरवाइज मार्जिन चाहिए होता है। ट्रेड रिपेयर होता है, आगे पीछे करके उसको संभाला जा सकता है। तो अनिल जी, बैंक निफ्टी की 36,000 की कॉल लेनी है, जिसका भाव चल रहा है 270-75, और 36,500 की 2 बेचनी है, जिसका भाव चल रहा है 70। तो 70 की 2 बेचेंगे तो अनिल जी 140 रुपए। 36,000 की एक खरीदनी है। 270-75, 274-75 का रेट। 2 कॉल बेचनी है 70 रुपए में, 36,500। ठीक है, 140 रुपए कॉस्ट है अनिल जी, परसों तक की। सेफ कहां तक है अनिल जी? 37,000 तक। ओके, सिर्फ 140 रुपए में 37,000 तक सेफ है। अब बैंक निफ्टी में हम कई दिनों से बोल रहे हैं, लेकिन पिछली बार भी अनिल जी मैंने स्प्रेड बनाया था, अगर धोखा होगा 140 रुपए कवर हो जाएंगे। प्लेन वनीला लेंगे और 4 धोखे में अनिल जी 5वीं बार में कर ही नहीं पाऊंगा।
करेक्ट, सिंपल सी बात है जी, मैं कर ही नहीं पाऊंगा क्योंकि आदमी को किसी पर देखो, हम कह रहे थे, मैं बार बार बोलूँ जी बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आनी है, 2 बार के नुकसान के बाद तीसरी बार कर ही नहीं पाऊंगा। अभी जाएगी तो आपके काम की नहीं। बिल्कुल सही बात, मतलब उस वक्त मैं नहीं था मार्केट में। सही बात। तो अनिल जी ये इस तरीके से बैंक निफ्टी का स्प्रेड बनाए और मुझे लगता है कि इसमें अगर 200 पॉइंट की भी मूव आती है तो स्प्रेड परसों तक बहुत अच्छे पैसे दे सकता है। ओके, हाँ, कितनी बड़ी रिलीफ आई आप सोच नहीं सकते हैं। आप ऐसे इंडेक्स पे लॉन्ग देते रह कर तो क्या है, तो फिर आप भले स्टॉक्स पे खराब भी बोल दो ना तो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारा मूड माहौल ठीक रहता है एक्चुअली। चलिए आइए, सेठी साहब तैयार, वक्त है सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स का। सेठी साहब सुस्वागतम। कल तो छुट्टी थी, शुक्रवार का सुप्रजीत इंजीनियरिंग वो तो आपका कमाल कर ही गया, टारगेट सारे हासिल हो ही गए। आज बताइए क्या इरादा, कैश के स्टॉक होंगे मेरे ख्याल से आज आपके? हाँ बिल्कुल, गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। कल का सुप्रजीत इंजीनियरिंग तो टारगेट हो गया। आज सुबह वाला हिंदुस्तान जिंक भी कमाल करता हुआ दिख रहा है। 324.25 पे सुबह बोला था, अभी 332 है और अभी शायद किरण जी ने भी रिकमेंड किया है इसको। तो ऑल इन ऑल इट्स अ गुड डे। बाकी अनिल जी आज जो 2 स्टॉक है दोनों कैश मार्केट के स्टॉक है और एज यूजुअल दोनों में खरीदारी करनी है। एक चीज और है, आपने मुझे और दीप को गुड आफ्टरनून कहा। आशु सर भी इधर आशु जी को गुड आफ्टरनून। थोड़ी देर में आप तो फोन रख के चले जाओगे कि मेरे कॉल दे दिए, शॉर्ट कॉल उसी पे आ सकता है, ध्यान रखना। नहीं अनिल जी गुड आफ्टरनून आशु जी को भी। सेठी जी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। बताए सर, शुरुआत कीजिए पहला स्टॉक आज का। हाँ बिल्कुल अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है एक दमदार कंपनी है, स्टॉक का नाम है यूफ्लेक्स, जो कि अभी 528 के लेवल पे ट्रेड करता है। UFLEX के नाम से ये ट्रेड होता है NSE में। इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लेक्सिबल पैकेजिंग कंपनी है, जिसके क्लाइंट्स आर स्प्रेड अक्रॉस 140 कंट्रीज। और क्लाइंट्स की लिस्ट देखेंगे तो इसमें प्रॉक्टर एंड गैम्बल, पेप्सिको, कोका कोला, टाटा ग्लोबल, लोरियल, ब्रिटानिया, ये कुछ नाम है। बाकी मतलब इस तरह की इनकी क्लाइंट लिस्ट है और कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी स्प्रेड आउट है। इंडिया में तो है ही है, इसके अलावा UAE, मैक्सिको, पोलैंड, इजिप्ट, रशिया, USA इनमें प्लांट्स है। जून क्वार्टर के नतीजे आए थे, नतीजे बेहद ही दमदार थे। 264 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो कि पिछले साल 196 करोड़ का पैट था इस क्वार्टर में। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं और रिटर्न ऑन इक्विटी 15%, डेट भी कम करता है कंपनी, अभी एक रीजनेबल लेवल पे 0.64 पे डेट इक्विटी रेशियो है इनका, और वो भी पिछले क्वार्टर से कम किया है। पिछले 3 साल का पैट का क्या कह रहा है 65%। मुझे लगता है वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता ये स्टॉक। इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदना चाहिए। कई सारे म्यूचुअल फंड्स और FIIs भी इसमें इन्वेस्टेड है, जैसे LIC के पास 1.5% है, प्रोमोटर अराउंड 44% ओन करते हैं, प्लेज कुछ है नहीं। तो ऑल इन ऑल एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 550 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 515 रुपए का। ओके, 515 का स्टॉप लॉस, 550 के टारगेट है यूफ्लेक्स। ये है पैकेजिंग वाली सारी कंपनियां, जबरदस्त रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, जबरदस्त एक्शन भी होता हुआ दिख रहा है। यहां पर करनी है आपको दमदार खरीदारी यूफ्लेक्स में। बताएं सर दूसरा स्टॉक आज के लिए। दूसरा स्टॉक तो अनिल जी मेरा पसंदीदा सेक्टर, जिसपे मैं बहुत पहले से बहुत इम्फेटिकली चिल्ला के कह रहा हूँ स्टॉक लेने हैं, मेटल सेक्टर, जहां से मैंने फ्रंटलाइन काउंटर्स, टाटा स्टील, वेदांता, JSW स्टील, जिंदाल स्टील, सबको निचले लेवल्स पे रिकमेंड किया और बहुत ही तूफानी तेजी हुई है उनमें। आज तो टाटा स्टील, जो कि अभी तक अपने टाटा स्टील यूरोप को बेचने की सोच रहा था, वहां पे एक्सपेंशन की बातें कर दी है टाटा स्टील ने। तो इस तरह की दमदार लॉन्ग टर्म स्टोरी है मेटल्स की। और मिड कैप मेटल स्टॉक्स भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे मैथन एलॉयज, गोदावरी पावर, वर्धमान स्पेशल स्टील, इन सबको रिकमेंड किया है। तो आज जो एक मिड कैप स्टॉक मेरे रडार पे आया, मिड कैप क्या स्मॉल कैप स्टॉक है, 1500-1600 करोड़ की मार्केट कैप है। थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी सनफ्लैग आयरन एंड स्टील, जो कि अभी 91 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अनिल जी बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस में सुधार आया है। जून क्वार्टर के भी नतीजे देखेंगे तो सॉलिड थे, 68 करोड़ का पैट आया, जो कि पिछले साल 15 करोड़ का नुकसान था। डेट इक्विटी रेशियो रेगुलर इंटरवल पे कम करते हुए 0.11 का ही अब डेट इक्विटी रेशियो है। स्ट्रॉन्ग रिटर्न रेशियोज है और जिस तरह का एक स्टील सेक्टर के लिए आउटलुक बना है, मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से बहुत ही शॉर्ट टर्म में अच्छे अपसाइड दिखाएगा। वैल्यूएशन के लिहाज से भी बहुत सस्ता है।
100 के शॉर्ट टर्म के टारगेट है, स्टॉप लॉस रखना है 86 रुपीज। 86 का स्टॉप लॉस, 100 का टारगेट। लेकिन सेठी साहब जो आप अभी बोले थे मैं मेटल के लिए चिल्ला चिल्ला के बोला, आज तक आपको हमने कभी चिल्लाते हुए देखा ही नहीं। आपके चेहरे में हमेशा मेरे केबिन में तो चिल्लाने की आवाज आती है, आप तक पहुंचती है वो रेगुलर जैसी पहुंचती है, और मैं यहाँ तो चिल्ला के बोलता हूँ जी। अच्छा, ऐसा लगा हमारी तो पहुंच जाती है। हाँ, मतलब आप तो इतने स्वीट हैं एकदम, मतलब सॉफ्ट स्पोकिंग, मतलब मुझे लगता है कभी किसी को गुस्सा किया आपने वैसे? सॉरी, कभी किसी को गुस्सा किया आपने? नहीं, गुस्सा तो अनिल जी आता है, बट ये मेरा बोलने का मतलब बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इम्फेटिकली मैंने ये सब कॉल दी थी जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है अनिल जी। नहीं ठीक है, फिर मैं ज्यादा नहीं पूछता हूँ, गुस्सा आता है पता चला हमारे पर ही आ गया। धन्यवाद सेठी साहब। यूफ्लेक्स, सनफ्लैग आयरन, ये दोनों ही स्टॉक सेठी साहब की लिस्ट में बेहतरीन शेयर जहां पर खरीदारी करने की राय है। आइए अब 2:30 बजे वाली स्ट्रेटेजी का भी टाइम, डेटा तैयार है दीप? बिल्कुल सर, और स्ट्रैटेजी का बिल्कुल अनिल जी के लिए। सर थोड़ी जो सुस्ती का माहौल सुबह से बना हुआ है, वैसे ही आप देख रहे हैं, कोई ऐसी भारी गिरावट नहीं है, बल्कि अगर आप देखें तो सुबह जब हमने शो की शुरुआत करी थी तो डाउ 100-125 अंक नीचे था, वहां से देखें तो अभी थोड़ी रिकवरी है, पर अभी भी 80 अंक के करीब आपको डाउ नीचे दिख रहा है, डाउ फ्यूचर्स। नैस्डैक फ्यूचर्स हल्की गिरावट है। यूरोप में आपको सुस्ती दिख रही है, आधे से 1% की गिरावट आपको यूरोप में आती हुई दिख रही है। एशिया में आज ज्यादा गिरावट थी, स्पेशली जिस तरह से डेटा आया था चाइना की तरफ से। चाइना तो पॉजिटिव क्लोज हुआ, बट हांगकांग में हमने गिरावट देखी और जापान भी वीकनेस आपको दिखाते हुए गया है। ऑयल पर नजर डालिए, यहां पर दबाव बना हुआ है, पर $70 को होल्ड कर रहा है इस समय ब्रेंट। क्या करें सर? तेजी लेकिन सिर्फ ये है कि थोड़ा नीचे के लेवल पे मिले तो बेहतर है। उसका रीजन ये दीप कि देखिए 4 दिन से रिकॉर्ड हाई बना रहा है अमेरिका, कहीं तो रुकेगा ना वो भी। और अगर डाउ फ्यूचर्स कितने दिख रहे हैं नीचे, 75 पॉइंट्स। हाँ, तो थोड़ा कमजोरी वाला सेशन हो तो कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी नहीं दिख रही। देखिए 35,500 पे डाउ बंद हुआ है, 35,000 से 35,200, ये डाउ को उतना ही टाइम लगा जितना हमको 15,900 पार करने में लगा। करेक्ट। मतलब आशु सर आपने देखा नहीं होगा, जनरली डाउ कोई देखता नहीं है, मैं रोज देखता था कि ये कब 35,100 200 पार करे। और पिछले 5-7 दिनों से आप कॉल भी दे रहे हैं डाउ के ऊपर ऑब्जर्व करके केस पे। 35,700-800 के टारगेट तो है। तो बेसिकली हुआ ये कि 35,000 35,200 के रेंज में बहुत टाइम पास किया इसने, फिर जो भागा है और 4 दिन तक लाइफ हाई बना है, जैसे 35,200 निकला है। तो अब मेरे ख्याल से 35,000 35,200 के आसपास सपोर्ट ले लेगा। तो अब आप जैसे 35,500 पे हैं, 400 पे हैं, तो रिस्क कितनी है आपकी? 400-500 पॉइंट की डाउ पे रिस्क, यानी 1.5% की जी। तो 1.5% की रिस्क डाउ की, तो 1% की निफ्टी की, यानी कि 150 पॉइंट की। अपनी रिस्क कितनी है? 16,375 जितनी। और अभी हम कहाँ हैं? 16,575, 200 पॉइंट की रिस्क। 200 पॉइंट की रिस्क है आपकी, और तेजी आपको रखनी है, पहली बात। दूसरी बात, फ्रेश खरीदारी करनी है तो 15,475 15,500 आएगा, जब भी आएगा तब लेना है, नहीं तो कोई बात नहीं, जो पड़ा है वो रखिए। और मतलब मैं नया फ्रेश खरीदने के लिए कल का इंतजार करूंगा, और पुराना है तो रखूंगा। ये क्लियर कट है, पॉइंट नंबर 1। अब आइए बैंक निफ्टी। आज बैंक निफ्टी 36,000 तोड़ा नहीं है, और आज मतलब बड़े दिनों बाद भले लाल में, लेकिन ताकत दिखा रहा है लाल में पूरे दिन भर से, लेकिन ताकत दिखा रहा है। क्योंकि इसको कमजोर होना होता है ना, तो इसको 36,000 के नीचे जाना चाहिए जी। ये 36,000 अच्छा, मैं सुबह भी बोल रहा था कि जाएगा तो पहले ये जाएगा, लेकिन नहीं जा रहा। सो पॉइंट सिंपल दीप है कि 35,800 मेरा क्लोजिंग बेसिस पर वेल डिफाइंड क्लियर कट स्टॉप लॉस है, जो कि यहाँ से 350 पॉइंट नीचे है। 1%, बस 1% का स्टॉप लॉस चाहिए अपने को, करेक्ट, वो हो गया। सो बैंक निफ्टी भी एक बार 36,300 325 हल्की रुकावट है, वो पार करके 36,475 36,600 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। स्टॉप लॉस वेल डिफाइंड है, और फ्रेश पोजीशन कल सुबह बनाए, लॉन्ग पोजीशन है, बनी रहने। सुबह बनाने के पीछे 2 लॉजिक दे रहा हूं। एक लॉजिक तो अमेरिका का, दूसरा लॉजिक पुट कॉल रेशियो का। पुट कॉल रेशियो देखो भाई, ओवरबॉट है जी, और वो ओवरबॉट पुट कॉल रेशियो में आपको हल्का सा नीचे गैप से खुल सकता है, या इंट्राडे में झटका दे सकता है। अब वो किसी भी वजह से आए, सो उसके लिए आप हल्की जगह बना के रखें बस, करेक्ट। तो फ्रेश खरीदारी के लिए जगह बना के रखें, मौका देगा मार्केट। ठीक है, चलिए तो खरीदारी। कभी कभी तो आप फिर ये कह सकते हैं कि फिर ये जो आशु ने स्प्रेड दिया है परफेक्ट है, बिल्कुल ऐसी इसी के साथ जाए। नहीं तो आपके स्प्रेड पे डाउट किसको है? आपको है? नहीं, आप मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं है। स्प्रेड सर कमाल के होते हैं आपके। नहीं अभी वाला जो मैं कह रहा हूं, अगर व्यू सेम है तो आप कह सकते हो डिट्टो। अच्छा, 36,200 वाला लेके 36,500 परफेक्ट है। 36,500 100%, बिल्कुल अनडाउटेडली बढ़िया है। मतलब क्योंकि सेफ्टी सर 37,000 और आज अच्छी बात ये है कि आपने निफ्टी में, बैंक निफ्टी में दिया,
आज बैंक निफ्टी में ही देना बनता है, निफ्टी के मुकाबले मुझे बैंक निफ्टी ठीक दिखा है। अच्छा एक बार जल्दी से डेटा बता दूं, 16,500 पे के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 76 लाख शेयरों का, 16,600 पर हल्की रुकावट है 46 लाख शेयरों का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, उसके बीच में 16,500 आपके लिए मतलब चूंकि मजबूत सपोर्ट हो गया, 16,600 हल्की रुकावट है। बैंक निफ्टी पे 36,200 में पोजीशन बनी हुई है, 36,000 के पुट पर 25 लाख शेयर, 36,200 के कॉल पे 20 लाख शेयर। दीप इतने बढ़िया डेटा वेल डिफाइंड बहुत कम मिलते हैं, लाइफ टाइम हाई पे खुला नीला आकाश हो, वहाँ पर बढ़िया डेटा है, परफेक्ट है। चलिए तो डेटा भी बढ़िया है, बाजार में एक्शन भी भरपूर है, अगर डिप मिल जाए तो घबराइएगा नहीं, ये आपके लिए खरीदारी का मौका है। आइए दे रहे हैं सुमित जी एक कॉल, बिगुल उनके लिए, सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है, स्टॉक का भाव अभी चल रहा है 252 रुपए 80 पैसे, 253 रुपए। स्टॉक का नाम है टिनप्लेट। टिनप्लेट पिछले 3 से 4 दिनों में धीरे धीरे करके ऊपर आ रहा है और आज ये स्टॉक में अभी मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, जिसके अंदर डेज हाई के पास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि टिनप्लेट के अंदर यहां से एक अच्छा मोमेंटम बिल्डअप होगा, स्टॉक यहां से मिनिमम 10 से 15 रुपए का अपसाइड मूव दिखा सकता है। स्टॉक के अंदर जो ऊपर का पहला टारगेट बनेगा वो करीब करीब 265 रुपए का बनेगा और 265 रुपए का लेवल अगर टूटता है तो उसके ऊपर का मूव भी देखने को मिल सकता है और 275 तक के लेवल आने वाले दिनों में टिनप्लेट के अंदर देखने को मिल सकता है। स्टॉक के अंदर यहाँ पे सीएमबी पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 243 नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है, 265 और 275 ये लेवल्स 4-5 दिनों के अंदर टिनप्लेट के अंदर देखने को मिलने चाहिए, तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा टिनप्लेट के अंदर। तो उसमें सुमित जी एक काम करना पड़ेगा आपको, ये जो आपकी जो भाषा है उसको उसमें बदलाव चाहिए। ये जो आपने कहा 265 का लेवल अगर टूटता है तो 275 हो जाएगा, ये टूटने वाले में फिर इन्हें बहुत डर लगता है। आप ये बोलो 265 का लेवल पार होगा तो 275 हो जाएगा, टूटने में ऐसा लग रहा है शॉर्ट कॉल आ रहा है आपका। हमारा मनोबल पहले से ढीला है, आप समझ सकते हैं, ऊपर से आप लेवल टूटने की बात कर रहे हैं। नहीं अनिल जी, मैं पक्का आगे से जोर लगा के बोलूंगा कि 265 का लेवल टूटने में 275 का आएगा। हाँ, तो ऊपर जब लेवल निकलेगा तो वो लेवल पार माना जाएगा। आशु ठीक है ना? मैं तो सर राकेश जी को उस दिन बोला था, टूटने से मतलब टूटने का मतलब तो नीचे की तरफ ही डर लगता है, मतलब टूटने का मतलब तो नीचे वाला ही हुआ। तो बिल्कुल, तो 243 का स्टॉप लॉस लगाइए, 265 का लेवल है पहला, इसके पार जाने पर 275 का लेवल है। सुमित जी की तरफ से टिनप्लेट में खरीदारी करने की राय आती हुई दिख रही है। ओहो, एलिकॉन इंजीनियरिंग एक और स्टॉक है जो बड़ा पसंदीदा रहा है हमारे सचिन जी का। सचिन जी आपकी रिकमेंडेशन लिस्ट में भी था, आज 11% ऊपर है, जरा देखिए चार्ट्स इसके। जी अनिल जी, इनफैक्ट इसे हमने एसपीएल मिड कैप शो में ही कवर किया था 220 के लक्ष्य के लिए। ये रिकमेंडेशन अराउंड 134 लेवल के आसपास दी थी 29 जून के शो में। तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है डेफिनेटली यहाँ पर तो बने रहना ही चाहिए। एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है मंथली एंड वीकली चार्ट पे, तो 220 का जो लक्ष्य है मुझे लग रहा है इंटैक्ट ही है। स्टॉप लॉस अभी यहाँ से आपको ट्रेल करना चाहिए अराउंड 160 ऑन क्लोजिंग बेसिस पर। अभी भी खरीदारी के मौके ढूंढिए एलिकॉन इंजीनियरिंग। तो एलिकॉन इंजीनियरिंग जी, और एक जी सचिन जी के लिए बिगुल बीटीएसटीटी। बताएं सचिन जी। दीपांशु, यहाँ पर खरीदारी करनी है आईओसी में। फ्रेश ब्रेकआउट आया है 106 लेवल के ऊपर। जिस तरीके से वहाँ पे स्ट्रक्चर है अराउंड 105.50 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस एंड टारगेट ऑन दी अपसाइड होगा इंट्राडे के लिहाज से अराउंड 108.50 का एंड पोजिशनल टारगेट होगा 110 का। खरीदारी करनी है आईओसी के फ्यूचर्स में। चार्ट भी देखते हैं सचिन जी? कोई नहीं देखता। अनिल जी बोलो कोई नहीं देखता, आप देखते हैं आईओसी के चार्ट्स भी? हाँ अनिल जी, इनफैक्ट काफी अच्छा ट्रेडिंग काउंटर है ये, काफी शांति से काम करता है। बीपीसीएल एंड आईओसी ये दोनों फेवरेट है। नहीं बीपीसीएल तो देखते रहते, देखो बीपीसीएल तो जिसने बहुत सारे लोगों ने बीपीसीएल देखना बंद कर दिया। जहां बंद करते मैं बराबर याद दिला के पूछता रहता हूँ बार बार। आईओसी का मैं भी नहीं पूछता क्योंकि मेरे ऑफ रडार है। लेकिन चलिए, जो ऐसे काउंटर है जहां पर एक्शन कम है, अब धीरे धीरे तेल कंपनियों में सब में एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। तो बीपीसीएल चलाए, उसके पीछे आईओसी में भी एक्शन पूरा होने की तैयारी में है। 110 तक के टारगेट के लिए ये है आपके लिए राय खरीदारी करने की। आइए, कुणाल जी और राकेश जी भी तैयार है कल का काम आज ही करने के लिए। पिक ऑफ द डे। बंसल जी, वैसे कल से हम पिक ऑफ द डे सुबह शुरू कर रहे हैं, तो आप चाहें तो आज ड्रॉप भी कर सकते हैं। अनिल जी, अब तो आपने सिस्टम ऐसा बना दिया है, कहने को अनिल जी ये पिक ऑफ द डे हो जाता है,
मतलब कि सुबह अलग से लेना पड़ता है, सुबह ना तो आपका सीधा आरोप लगता है कि कल काम नहीं करा, तो सुबह तो एक अलग ढूंढ के लाना पड़ता है। तो अभी वाला जो पिक ऑफ द डे है वो है खरीदारी की राय है पिरामल एंटरप्राइजेस पर, PEL पर खरीदारी की राय है। कल के शुक्रवार के हाईस के ऊपर निकला है, पिछले 2-3 दिन से साइडवेज था, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है बहुत लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर्स पर। तो PEL है हमारा पिक ऑफ द डे। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, अलग ही धुन में पिरामल चल रहा है, बाकी सारे स्टॉक से बिल्कुल अलग प्राइस मूवमेंट है। मामूली से करेक्शन आ रहे हैं और करेक्शन आने के बाद बहुत तीव्र गति से ऊपर जाता है। तो पिरामल एंटरप्राइजेस में करेक्शन फिर खत्म होता हुआ दिख रहा है, बाय करके चलने की हमारी राय है। यहां पर आप 2715 2715 पर स्टॉप लॉस रख करके बाय करें। पहला टारगेट 2850 रुपए का, दूसरा टारगेट 2900 का, तो 2900 तक जाता हुआ दिख रहा है पिरामल में खरीदारी की राय में। देखिए चार्ट पर भी अभी एक अच्छा स्पाइक आते हुए दिख रहा है पिरामल एंटरप्राइजेस। और अनिल जी इस पर तो आपकी भी राय रही है, 2000 में भी आपने स्टॉक के बारे में कुछ दिन पहले दिया था, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं, लेकिन बिल्कुल 100% दिया था। और ये स्टॉक कमाल करेगा। ये इसमें एक ट्रिगर क्या है जी, DHFL का जो एक्विजिशन किया था इन्होंने, उसका मर्जर होना है। वो मर्जर होने के बाद जो बैलेंस शीट साइज कंपनी की और रिटेल पोर्टफोलियो जुड़ेगा वो चीज़ ही अलग होगी। करेक्ट। सो वो मेरे ख्याल से वो एक मर्जर है, उसके अलावा और कोई कॉर्पोरेट डेवलपमेंट हो तो पता नहीं। बट ये बराबर जो कुणाल जी और राकेश जी कह रहे हैं, चार्ट्स पे बहुत मजबूत है। आज इस सुस्त वाले मार्केट में भी आप देखिए, ये 2750-60 पे आके बार बार अटक रहा था, आज पार कर गया 2850-2900। बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं, ये स्टॉक कमाल करने को तैयार है। बिल्कुल तो मेरे हिसाब से इवेंचुअली 3500-4000 का स्टॉक है ये याद है जैसे एक जमाने में 1500 में हम बोलते थे 2500 हो जाएगा IRCTC। ये एक जमाने में 3000 में बोलते थे 5000 इन्फो एज हो जाएगा। ये उस तरह का स्टॉक है। ये 3.5-4 मतलब जो शांति से लेकर बैठेंगे उनके लिए बेस्ट है। आइए एक और बिगुल सर के लिए आशु सर हमारे साथ हैं, स्विंग के सुल्तान आशु बदाम। जी आशु सर बताएं सर। अनिल जी एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक पुट लेनी है, पर पहले आप दीपांशु के सामने बोलिए कि आप स्टूडियो आना बंद नहीं कराएंगे अगर मतलब आपके पसंद की कॉल ना सर, हो तो। आपके ज्यादा कॉल्स आए ऐसे मंदी वाले मैं बंद कर दूंगा। आप आते रहे स्टूडियो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक चीज और सर, मैंने एक चीज नोटिस की, जैसे आशु सर बोले, आशु सर बताइए, आशु सर अपना चश्मा निकाल के नीचे रखते हैं। जब आप शॉर्ट कॉल देते आपसे हमारा दुख देखा नहीं जाता, इसलिए आप चश्मा नीचे निकाल के रख देते हैं। सर चश्मा में रीडिंग ग्लासेस हैं तो वो रेट देख लिया ना, अब मैं देखना चाहता हूँ अच्छे से। इट्स रिवर्स। बताइए सर। सो अनिल जी मैं इसमें किरण जी की भी इंटरवेंशन बाद में चाहूंगा, बट अनिल जी ये एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। 215 रुपए की ITC की पुट लेनी है 5.25 रुपए में। और अनिल जी हर एक्सपायरी के अनिल जी मैं हेलो आशु जी की अच्छा नहीं, ये बोल ही नहीं सकता, आशु जी की आवाज नहीं आ रही है तो स्टूडियो में बैठे हैं, ऐसा भी कैसे बोले कि आपकी आवाज नहीं आ रही, नहीं तो ऑडियो भी डाउन कर देते हैं आपका, कुछ करते हैं। ठीक है दीजिए सर, मैंने पहले डिस्क्लेमर दे दिया था सर। 215 का पुट जी। तो अनिल जी 5.25, 5, 30, 35 का है। ये हर बार अनिल जी जो ITC पूरी एक्सपायरी की जर्नी में पहले 10-15 दिन जो मूवमेंट करता है, उसके बाद अनिल जी जो एक्सपायरी होती है ना इसकी 204-5 पे आ जाती है। और इस बार भी जो मैं आपको पता है कि मैंने कहा कि उस बार 215-16 पे, इस बार फिर से एक टेम्परेरी ट्रैपिंग मुझे लग रहा है जिसमें मैं भी आ गया था आपकी बातों में। बट अनिल जी लेकिन आपकी उस बात में भी हो कि बहुत ज्यादा मंदी नहीं है, लेकिन ये 5 रुपए वाली चीज हाँ डबल हो सकती है। तो ये रिस्क रिवॉर्ड अनिल जी सिर्फ 3.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, मतलब 2.25 रुपए का स्टॉप लॉस आपका है 3200 के लॉट का, आपको सिर्फ 3.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और ये 9-10 रुपए आराम से अनिल जी हो जाएगी अगले 4-5 दिन में। कभी भी वो झटका लगता है एक्सपायरी वाले दिन तक तो पहुंच जाता है। तो उस एंगल से अनिल जी है कि मतलब पैसा डबल हो जाए, क्योंकि मार्केट नैरो रेंज के अंदर है, आपको ट्रेड्स ढूंढने हैं। और तो 215 वाला पुट खरीदना है 5.25 रुपए में, करेक्ट? बिल्कुल अनिल जी। और कोई स्टॉप लॉस तो नहीं? 3.5 रुपए, 3.5 का स्टॉप लॉस लगाना है तो 1.5-2 रुपए का, सिर्फ 2.25 रुपए का स्टॉप लॉस है। हाँ, और अब चार्ट पे राय लेनी है किरण जी? हाँ किरण जी से बिल्कुल। देखिए वागले साहब से तो पूछते नहीं आशु जी, कुणाल जी राकेश जी का तो उनको पता ही कि ये बुलिश कॉल ही देंगे, खाली एक ही बच्चे किरण जी जिन पे वो ट्राई कर रहे हैं कि हो सकता है किरण जी दबाव में आके शॉर्ट कॉल दे। अच्छा सुमित जी सदाबार बुलिश है, बहुत कम निकलती है उनसे मंदी कॉल। अब किरण जी आशु जी की आखिरी उम्मीद आप ही बचे हैं सर। अच्छा आपने इस बार बाय कॉल दे दिया गलती से, तो अगली बार आपको भी नहीं पूछेंगे, मैं पहले बता रहा हूं।
सही है अनिल जी। पर मेरा व्यू मंदी का नहीं है आईटीसी पे, पर बुलिश भी नहीं है अभी के लिए। मैं मानता हूँ कि रेंज में रहेगा 208, 215, 16 ये रेंज में रहेगा। पर मेरा ब्रेकआउट लेवल 215, 217 ये जब ये इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है ये निकल जाएगा तभी मेरा बाय कॉल आएगा। अभी के लिए मैं मानता हूँ इधर से थोड़ा सा नीचे आ सकता है 208 तक। बेस्ट के सिनेरियो 208 के नीचे के भाव नहीं दिखते, तो मेरा मानना है कि अगर 208 आता है तो आशु जी के टारगेट्स हासिल होते हैं तो बहुत बढ़िया है। ओके, तो ये है आपके लिए। देखो खराब तो इनको लग नहीं रहा चार्ट पे, और अच्छा आपकी वजह से लग नहीं पा रहा। नहीं, वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। विशेष टिप्पणी कुणाल जी की भी। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मेरी आशु जी से एक प्रश्न है अनिल जी कि भाई देखिए, दो प्रश्न है अनिल जी। पहला प्रश्न तो यह है कि भाई इतने सारे स्टॉक्स हैं आशु जी, आईटीसी में लोग वैसे ही त्रस्त हैं, तो कहीं और निगाह डालें। तो ये पहला उनसे प्रश्न है, इसने क्या बिगाड़ा इनका। और दूसरा अनिल जी प्रश्न यह है कि आजकल ये आशु जी स्टूडियो का रास्ता कुछ ज्यादा भूल रहे हैं, तो अनिल जी कोई असहजता तो आपको नहीं हो रही है इससे? क्या बताऊं, आंसर मुझे देना है कुणाल जी। पहला सवाल आपके लिए है। तो नहीं कुणाल जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कुणाल जी देखिए, आईटीसी में सब फंसे हुए हैं। अगर मैं कह रहा हूं कोई चीज फंस गई है और उसकी कॉस्टिंग कुछ कर करके कम की जाए, तो ये जो जिसके पास आईटीसी लॉन्ग है, या जो आईटीसी का इन्वेस्टर है, या जो आईटीसी का ट्रेडर है जिसके डेरिवेटिव पोजीशन लॉन्ग है, वो भी इस चीज को कुणाल जी यूज कर सकता है। और आईटीसी तो उस रेंज में अगर हर महीने, जैसे उस दिन संदीप जैन जी ने बताया कि फ्यूचर लेके अगर उसकी पुट भी बेच दो, कॉल भी बेच दो, प्राइस कम करते रहो, डिविडेंड यील्ड रिटर्न निकालो, तो आईटीसी इस भाव में कहीं नहीं जा रहा और यील्ड दे रहा है। ये वही स्ट्रैटेजी है क्या कुणाल जी, कि बिल्कुल आपने बोला जो बहुत लोग स्टॉक में फंस चुके हैं, अगर वो ये ट्रेड एक मिनिमम लॉस ट्रेड करके अगर अपना कॉस्टिंग कम कर सकते हैं, तो आई थिंक ये बहुत प्रूडेंट स्ट्रैटेजी है। सो कुणाल जी, दिस क्वेश्चन इज आई मीन वेरी गुड क्वेश्चन, आई मस्ट से। और अनिल जी, जहां तक कुणाल जी ये स्टूडियो का रास्ता है, अनिल जी कुणाल जी ये एडवांटेज मेरे पास है, और मतलब जो स्टूडियो का मजा है, जो स्टूडियो की वाइब है, जो फील है, वो देश भर में कहीं नहीं आ सकती। तो व्हाई शुड आई मिस दिस अपॉर्चुनिटी? आप जो अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग पूछे थे ना कुणाल जी, मेरी छोड़ो, देखो दीप को पूछो ना। मेरा तो फिर भी 8-10 फीट का गैप है, इतना 8-10 फीट का है। दीप के तो मुझे डर है कि ये इधर ना आ जाए। दीप की क्या होगी अनकंफर्टेबल फीलिंग? दीप से पूछो, 1-1.5 फीट के डिस्टेंस पे बैठे हैं। तो दीप तो आज सवाल ही नहीं पूछे, बार बार थोड़ी देर में सर आप पूछो, सर आप पूछो। बट कुणाल जी एक चीज है, दीप की अटेंडेंस मिस नहीं हो सकती, क्योंकि वो मौका नहीं छोड़ेगा कि कोई भी ऐसा दिन हो कि वो ना आए। ये दीप ये मेरी भी गलत फहमी नहीं है। पता चला आप जितने एम्बिशियस है, पता चला दीप को बोला ठीक है, बात तो यही ठीक है, सीधा इधर ही चलिए, बढ़िया। नहीं, लेकिन वाकई में जो आपने कहा है, जो मजा है इस वाइब्रेशन के साथ और इस एटमॉस्फेयर के साथ शो करने का, अनमैचेबल है अनिल जी, अनमैचेबल है। एब्सोल्युटली। ओके, नया हाई, वाओ। ये है आपके लिए आखिरी आधे घंटे में जाने के पहले का ट्रेड। एक और रिकॉर्ड बनता हुआ, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, और ये रिकॉर्ड है 16,589। अब 16,590 होगा, नया रिकॉर्ड माना जाएगा। 55,680 ये है वो रिकॉर्ड सेंसेक्स का जो बन चुका है अब इतिहास में। तो एक के बाद एक नए रिकॉर्ड और बनते हुए दिख रहे हैं। बाजार भरपूर तेजी में इस वक्त आता दिख रहा है, रुकता ही नहीं है, जबरदस्त इंडेक्स रुकता ही नहीं है। आइए नितिन जी हमारे साथ है, वक्त है निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका से मुलाकात करने का। नमस्कार नितिन जी, स्वागत है। बताएं सर, क्या स्ट्रेटेजी है आज के लिए? 16,550 की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, इसका प्राइस 80 रुपए है, और इसका स्टॉप लॉस होगा 45 रुपीज का, 45 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट करीब 125 के बनेंगे। डेटा जैसा आज बना है 16,500 का बेस बनने लग गया है, क्योंकि 16,500 पे आज नए राइटर्स बहुत ऐड हुए हैं, तो एक्सपायरी लग रहा है कि 16,600 या उसके ऊपर होगी, और परसों एक्सपायरी है इस बार। तो 16,550 के हम कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं, 45 का स्टॉप लॉस, 125 के टारगेट। 16,580 ये चल रहा है निफ्टी, और इन द मनी 16,550 का कॉल ऑप्शन लेना है। 70 में 45 का स्टॉप लॉस, 125 निफ्टी के साथ। नितिन जी, बैंक निफ्टी पे कोई व्यू बन रहा है, क्या है? जी बैंक निफ्टी में पॉजिटिव मूवमेंट ही लग रहा है, और यहाँ से जो नई तेजी बनेगी, हो सकता है एचडीएफसी बैंक और रिलायंस ये 2 शेयर लीड करेंगे, और उसको देखते हुए हम बैंक निफ्टी की भी बुल कॉल स्प्रेड लेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी में मैं नेकेड कॉल नहीं ले रहा हूँ, बुल कॉल स्प्रेड ले रहा हूँ, और वो 36,100 की कॉल ऑप्शन खरीदनी है, और इसके अगेंस्ट में मुझे 36,400 की कॉल ऑप्शन बेचनी है। ये 125 रुपए में बनती है आपकी,
इसका स्टॉप लॉस होगा 90 रुपए डिफरेंस का और टारगेट होंगे 250 रुपए डिफरेंस के, यानी 36,100 की कॉल लेना है और 36,400 का बेचना है, बुल कॉल स्प्रेड बना। ओके, तो बुल कॉल स्प्रेड है बैंक निफ्टी पर, आशु जी भी अभी आपको दे रहे थे, और साथ ही निफ्टी पर खरीदारी की राय है कॉल ऑप्शन की। तो पॉइंट यही है कि बाजार का मूड माहौल पॉजिटिव है और इस मूड माहौल में आपको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। इस समय HDFC बैंक और रिलायंस ये इस समय लीड करते हुए आपको दिख सकते हैं, दोनों पर ही हम अच्छा एक्शन भी आते हुए देख रहे हैं। पर OMCs में आज कुछ तो चल रहा है। BPCL पर हमने वागले साहब से बात करी, IOC पर अभी सचिन जी का कॉल आया, HPCL पर भी रखिए नजर, यहां पर भी अभी अभी थोड़ा सा एक स्पाइक आते हुए दिखा है, तो वहां पर भी एक्शन भरपूर है। पर वायदा कारोबार का टॉप गेनर है आज अपोलो हॉस्पिटल्स, 6% की तेजी आपको अपोलो हॉस्पिटल से आती हुई दिख रही है। दमदार नतीजे भी रहे हैं कंपनी के। आइए नतीजों में ऐसा क्या दिखा है मार्केट को जिसकी वजह से इतनी अच्छी तेजी आ रही है, जानते हैं देवांशी के साथ। देवांशी बताइए, अपोलो हॉस्पिटल्स क्या पसंद आ रहा है बाजार को, इसके बारे में। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए सबसे पहले तो जो नतीजे साल दर साल अगर देखें तो वो तो अच्छे आते दिखे ही हैं, लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी नतीजे देखते हैं तो इस बार अनुमान से काफ़ी बेहतर नंबर्स जो हैं वो कंपनी ने पोस्ट किए हैं। हालांकि वन टाइम गेन कंपनी को हुआ था 294 करोड़ का, लेकिन अगर आप इसको भी बात करते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट जो है वो भी अनुमान से बेहतर इस बार आता हुआ दिखा है। मार्जिन्स में इस बार बढ़ोतरी होती हुई दिखी है। इसके साथ ही जो ऑक्यूपेंसी लेवल्स हैं उसमें आपको एक बड़ा सा जंप आता हुआ दिखा था इस तिमाही में। ये सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड पॉइंट था जो निवेशकों को सबसे ज़्यादा पसंद आता हुआ दिखा है। आप देखिए 38% के आसपास थे और वहाँ से एक बड़ा जंप इस बार आता हुआ दिखा है, 67% के ऑक्यूपेंसी लेवल। इसके साथ ही जो औसत आय प्रति बेड है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हॉस्पिटल्स कारोबार के लिए, उसमें 8% तक की बढ़ोतरी होती हुई दिखी है। मैच्योर हॉस्पिटल्स के जो मार्जिन्स हैं वो 23% पे आते हुए दिखे हैं। पिछले साल एबिटा लॉस था, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छी बढ़ोतरी होती हुई दिखी है। इसके साथ ही कंपनी विस्तार की योजना कर रही है। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट राज्यों में कंपनी कई मौके तलाश रही है इनऑर्गेनिक ग्रोथ करने के, ये काफ़ी पॉजिटिव है। उनका जो कुल कर्ज है वो फिलहाल करीब 1800 करोड़ के आसपास का है, लेकिन कंपनी कह रही है कि फिलहाल आने वाले समय में ग्रोथ पर पूरा फोकस है कंपनी का। फार्मेसी कारोबार की जो ग्रोथ है वो इस बार काफ़ी मजबूत रही है और हम सब जानते हैं पिछले तिमाही में हमने देखा था कि जो इंटीग्रेटेड बिजनेस कंपनी ने किया था उसका फ़ायदा इस तिमाही में देखने मिल रहा है। साथ ही आप देखिए जो सर्जिकल वॉल्यूम्स होते हैं उसमें मार्जिन ज़्यादा होते हैं, इसके वॉल्यूम्स अब धीरे धीरे पिकअप करते हुए दिख रहे हैं। नई फार्मेसीज, नए कलेक्शन सेंटर्स कंपनी लगा रही है, इसका फ़ायदा कंपनी को मिलता हुआ दिखेगा। और जो वैक्सीन कारोबार था उसके चलते करीब 167 करोड़ की जो आय थी वो इस तिमाही में आती हुई दिखी है, लेकिन कंपनी का कहना था कि वो ज़्यादा मेंटेन होती हुई नहीं दिखेगी। इसके साथ ही अगर आप ब्रोकिंग हाउसेस की बात करें काफ़ी पॉजिटिव होते हुए दिखे हैं। सबसे पहले अगर आप CLSC की बात करें तो उन्होंने देखिए अपग्रेड किया है स्टॉक को। पहले सेल की रेटिंग थी, अब आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दे रहे हैं। साथ ही इनके टारगेट्स 4420 के हैं। क्रेडिट स्विस 4800 तक के लक्ष्य हैं। नोमुरा के भी 47-46 तक के टारगेट्स हैं। जेफरीज की भी 4700 तक के टारगेट्स है। तो सारी ब्रोकिंग हाउसेस 4500 के लेवल्स के ऊपर तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट करें, यानी कि आज के मूव के बाद भी अच्छी ग्रोथ आपको अपोलो हॉस्पिटल्स में देखने मिल सकती है। इनका भी यही मानना है कि आने वाले समय में मार्जिन्स और कामकाजी मुनाफा बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन अपोलो हेल्थ केयर में अगले 2 महीने में किस तरह से पूंजी जुटाई जाती है ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा अपोलो हॉस्पिटल्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए अपोलो हॉस्पिटल्स। हेल्थ केयर स्टॉक्स में आज बढ़िया एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। सत्य जी, अपोलो हॉस्पिटल्स के चार्ट पर कोई राय सर? दीपांशु, यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है। इनफैक्ट काफी समय से इस पर्टिकुलर रेंज में लॉक्ड इन रहा था, अराउंड 4100 के आसपास से काफी अच्छा सप्लाई था और नीचे 3800 3900 के आसपास से एक अच्छी डिमांड थी। तो ये ब्रेकआउट होने के बाद जो प्रोबेबल टारगेट है वो काफी नजदीक है फिलहाल, तो 4450 के लिए पोजीशन ये होल्ड की जा सकती है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी आपको लगाना चाहिए अराउंड 4210 के आसपास ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। तो मुझे लग रहा है ऑलरेडी 50% ऑफ द जर्नी हो चुकी है एंड मुझे लग रहा है ऊपर के लेवल्स लगभग 100-125 पॉइंट के ही बचे हैं। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से ही एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड कीजिए, फ्रेश खरीदारी करने के मैं यहाँ पे सलाह नहीं दूंगा। ओके, तो ये है आपके लिए अपोलो हॉस्पिटल्स। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के जरिए आप यहाँ पर होल्ड करिए, पर फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है। बट इस स्पेस में आज आपको बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख रहा है। अपोलो हॉस्पिटल्स पर है एक्शन। कुछ और काउंटर्स जहां पर आपको अच्छी मूव आती हुई दिख रही है, नजर रखिए उस पर भी।
सुबह से हम बात कर रहे थे इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की, वहां पर अच्छी मूव आ रही है। अब इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस भी आपको एक्शन में आते हुए दिख रहा है, हालांकि बैन में बना हुआ है स्टॉक, पर इस पर भी रखिए नजर। यूटीआई, एएमसी और कैम्स, ये दोनों चार्ट्स भी हैं जहां पर आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। किरण जी, कैम्स के चार्ट पर कोई राय सर? न्यूली लिस्टेड है बट जितना भी डेटा अवेलेबल है, कोई राय सर कैम्स के चार्ट पर? कैम्स के चार्ट काफी बेहतरीन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी भी एक कंसोलिडेशन में और रनिंग करेक्शन छोटा सा दिया है। जिस तरीके से हायर टॉप हायर बॉटम होते नजर आ रहे हैं, मेरा मानना है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका लगभग 3000 के आसपास का होना चाहिए। फर्स्ट रेजिस्टेंस जो छोटा सा है वो लगभग 3600 के आसपास है, वो आते दिनों में इजीली निकल जाएगा। और फिर मेरा मानना है कि पोजिशनली आपको 2 से 3 महीने में 4000 के ऊपर के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। 2 से 3 महीने में 4000 के पार जाने की तैयारी। ढेर सारी कंपनियां नई नई लिस्ट हो रही है और उसी में से आज एक और है। आज की सबसे बेहतरीन लिस्टिंग आज ही की है, आज 4 उसमें से। आईपीओ मार्केट में भी करेक्शन आ गया है। बिल्कुल आ गया, और आपने बता दिया था अनिल जी, आपने करेक्शन की तैयारी। बिल्कुल, और आपने बता दिया था, मैं सुन रहा था, और आपने कई आईपीओ पे वो जो अवॉइड रेटिंग दी है इस बार पहली बार बहुत सारे आईपीओ पे अवॉइड रेटिंग, बहुत सारे लोग बार बार ट्वीट करके इस पे आपने राय क्यों नहीं दी। डर लगता है, जहाँ डर लगता है वहाँ फिर विंडलेस। देखिए कितना गुना बढ़ा था, 22 गुना क्यूआईबी कैटेगरी में। दीप 22 गुना था ना? हाँ विंडलेस। हाँ सर, देखिए 22 गुना। कहाँ के सारे फंड पहले दिन? एंकर इन्वेस्टर 10% नीचे। एक एंकर इन्वेस्टर बताऊं, सबसे ज्यादा एंकर इन्वेस्टर हैं विंडलाज में आईसीआईसीआई प्रू का फार्मा फंड, जिसने 21% लिया एंकर इन्वेस्टर। निप्पॉन 8%, मक्वायरी 8%, इन्वेस्को 8%, यूटीआई 8%, सुंदरम 8%, बाकी 1-2 और जो हैं ऑप्टिमिक्स, कुबेर वगैरह। कितना नीचे? 50 रुपये, यानी करीबन 10% नीचे है। ये सरप्राइजिंग है कि दिए आईपीओ में 25 गुना बढ़ जाए। लिस्टिंग के दिन किसी को नहीं लेना, जब उसी भाव में 5 दिन पहले लेना है। 5 दिन बाद क्या हो गया? कुछ सवालों के जवाब नहीं होते, लेकिन सवाल तो उठते ही हैं। चलिए आइए बढ़ते आगे। इस वक्त जो आज की लिस्टिंग हुई है वो है देवयानी। अब देवयानी और जोमेटो में कंपैरिजन हो रहा है। क्या ये कंपैरिजन वाकई में सही है? तो कई लोग ये पूछें कि जोमेटो बेच के देवयानी ले लें या देवयानी लेना चाहिए। दोनों के बिजनेस मॉडल, दोनों के वैल्यूशंस तैयार है वरुण हमारे साथ बताने के लिए, किस में कितना है दम, बताइए वरुण। डेफिनेटली अनिल जी, तो वैसे तो दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक खाना बनाता है, दूसरा खाना पहुंचा के देता है आपको, तो उस लिहाज से तो दोनों इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, दोनों की स्टोरी थोड़ी बहुत अलग है। सबसे पहले देवयानी, इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे बड़े ब्रांड्स के साथ इस कंपनी के टाइप्स है। और देखिए, किसी भी ब्रांड के साथ टाइप करना और उसको इंडिया में ऑपरेट करना, विदेशी ब्रांड खासकर, ये काफ़ी हाई एंट्री बैरियर होता है और इसकी सस्टेनेबिलिटी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। दूसरी तरफ जोमेटो अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे देवयानी के प्रोडक्ट्स ही है जो कि जोमेटो आपको आपके घर तक पहुंचा के देता है। तो एंट्री बैरियर जो है इस पूरे बिजनेस में काफ़ी कम है और एग्जिट बैरियर भी काफ़ी कम है, क्योंकि काफ़ी सारे आपने इसके अलावा भी ऑपरेटर्स देखे होंगे जिन्होंने बिजनेस शुरू किया और उसके बाद बंद कर दिया। अगला इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको ये देखना है कि सेल्स ग्रोथ कैसी हुई है इन सभी कंपनीज़ की। तो अगर आप देखेंगे, देवयानी पिछले 2 साल में 14.5% की डी ग्रोथ देखने मिली है सेल्स की, जबकि जोमेटो में पिछले 2 साल में करीब 52% के आसपास की ग्रोथ जो है वो सेल्स में देखने मिली है। लेकिन देवयानी इंटरनेशनल नो डाउट अभी लॉस मेकिंग है, लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि इस साल ही अगर सब हालात ठीक रहे तो एक कंपनी प्रॉफिट में आ सकती है। लेकिन जोमेटो, एक अनुमान हमने लगाया, इनफैक्ट हमारे जो सीए हैं अरमान, उन्होंने अनुमान लगाया और उनके कैलकुलेशन के मुताबिक जोमेटो जो है FY25 के पहले मुनाफे में नहीं आने वाली है। इनफैक्ट FY25-26 का वो साल होगा जब एक कंपनी हो सकता है कि मुनाफे में आई, अगर सब चीज़ें सही रही तो। अब बात करते हैं अगली चीज़ की, जो इन्होंने फंड रेजिंग की है देवयानी ने, वो खासकर इस कंपनी के डेट को पे ऑफ करने के लिए और इंटरेस्ट कॉस्ट को कम करने के लिए की गई है। जबकि जोमेटो अगर आप देखेंगे तो जो फंड रेजिंग की गई है वो ग्रोथ के लिए की गई है। करीब 6,500 करोड़ के आसपास की जो फंड रेजिंग इन्होंने की है वो ग्रोथ के लिए की गई है। काफ़ी सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ जो है वो जोमेटो करने वाला है, तो इस लिहाज से जोमेटो के लिए प्लस पॉइंट है। और सबसे आखिरी में वैल्यूएशंस देखिए, तो जोमेटो को अगर आप देखेंगे, देवयानी को पहले देख लेते हैं। इस कंपनी की मार्केट कैप टू सेल्स 13 टाइम्स है, लेकिन प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 120 टाइम्स तक पहुंच चुकी है लिस्टिंग के बाद।
और जोमेटो का अगर आप देखेंगे तो इसकी मार्केट कैप टू सेल्स 53 टाइम है, लेकिन प्राइस टू बुक वैल्यू 23 टाइम्स के आसपास है। तो वैल्यूएशन के लिहाज से जोमेटो अभी भी सस्ता लगता है देवयानी के मुकाबले। कभी सोचा था जोमेटो सस्ता लगेगा? जोमेटो में कुछ भी सस्ता नहीं हो सकता है। मतलब सेल्स का 50, लेकिन सेल्स का 53 टाइम्स है। और ये तो खुद बना के बेचता है ना, ये तो खुद बना के बेचता है, तो इसका उल्टा सेल्स से ज्यादा होना चाहिए, सेल्स का नंबर ऑफ मल्टीपल्स, करेक्ट? हाँ, इसका एक्चुअली ज्यादा, ये तो एग्रीगेटर है। हाँ, बट अनिल जी प्राइस टू बुक वैल्यू भी तो एक इंडिकेटर है, तो मतलब महंगा कितना है वो आप देखिए। प्राइस टू बुक वैल्यू 120 और इधर 23। वैसे लिस्टिंग के पहले भी ये महंगा ही था, 80-90 के आसपास। ओके, तो ये है जोमेटो और देवयानी का कंपैरिजन। आशीष सर, कोई विशेष टिप्पणी आपकी? अनिल जी, देवयानी अच्छा कर जाएगा। अभी जो हम एक एग्जांपल दे रहे थे, जो वाइब जाने की है वो जोमेटो में थी, वो कोविड और उसकी वजह से था, लेकिन जब ये खुल जाएंगे ये सारे के सारे अनिल जी, तो जो ईटिंग आउट, अभी आपने देखा अनिल जी कैसे रिवेंज बाइंग, रिवेंज हॉलीडे, जो कितने वेंजेंस है, सब कुछ होता है। सो आई थिंक पीपल आर इचिंग टू गो आउट। तो ये मतलब दीवानी में आप देखेंगे एक साल में ये जो जिस रिकवरी की मैनेजमेंट बात कर रही है या वरुण ने जो मेंशन किया, आई थिंक दैट इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। एंड जोमेटो तो मॉडल है जी, जोमेटो तो मॉडल है, मतलब वो तो एक जो जिसे कहते हैं स्केल, वो स्केल अचीव करना, 1-on-1 कंपैरिजन शायद ठीक नहीं है एग्जैक्टली, बट तो वो नए जमाने के, यस, वो तो एक मॉडल है अनिल जी, एक वो क्रिटिकल मास अचीव करना फॉर एनी प्रोडक्ट या एनी मॉडल, दैट इज अ डिफरेंट मॉडल ऑल टुगेदर। चलिए, तो ये है आज की नई लिस्टिंग देवयानी, और कुछ समय पहले की लिस्टिंग जोमेटो, और ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स पर इनके इश्यूज आए थे, ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स पर लिस्टिंग भी हुई थी। अब यहाँ से कैसी चाल रहेगी, ये इंटरेस्टिंग एनालिसिस वरुण लाते हुए दिख रहे हैं। और वरुण, आपने बात तो करी जोमेटो थोड़ा सस्ता लग रहा है, तो बाजार ने भी सोचा कि चलिए देवयानी तो अच्छा कर ही रहा है, जोमेटो पर भी थोड़ी खरीदारी करें। रिकवर करते हुए दिख रहा है चार्ट इस समय जोमेटो दिन के निचले स्तरों से। पर आज का स्टार रहा है, अगर आप रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज की बात करें तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, बढ़िया मूव इस काउंटर पर आपको आती हुई दिख रही है ना? मेरे पास उससे बढ़िया है ना, मेरे पास उससे बढ़िया है, बताएं सर? ओह सॉरी, आप ही का बढ़िया है। आधा % से चूक गया। 13.25% बढ़ा हुआ है लक्ष्मी, और 13.5 बारबी के बराबर, ऑलमोस्ट सिमिलर, नेक टू नेक। सचिन सहवाग टाइप है दोनों। तो सिर्फ सचिन जी से दोनों साथ में देखिए। हाँ, एक बार दोनों क्या गजब भाग रहे हैं दोनों। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स 14%, बारबी की न्यूशन 13%, बढ़िया एक्शन है। आइए सचिन जी से एक राय लें, लक्ष्मी ऑर्गेनिक, सचिन जी क्या करना चाहिए इस पर? दीपांशु, मेरे पास चार्ट ओपन नहीं हो रहा है, मेरे पास बारबेक्यू नेशन का चार्ट है। बारबेक्यू नेशन बता दीजिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के लिए। सुमित जी, मैं आपके पास आता हूं, बताएं सचिन जी बारबेक्यू नेशन। देखिए, बारबेक्यू तो क्लियरली जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, आज एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है एक अच्छे 5 दिन के कंसोलिडेशन के बाद। सो जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, क्लियरली यहाँ पर एक राइजिंग 3 फॉर्मेशन है कैंडलस्टिक्स में, जो एग्जिबिट यही कर रहा है कि ये जो स्ट्रेंथ है वो कंटिन्यूड रहनी चाहिए। ऑन द हायर साइड एक्सपेक्टेशन यही होगी कि अराउंड 1375 के आसपास के स्विंग्स बने। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी आपको लगाना चाहिए अराउंड 1085 के आसपास ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। तो अभी भी बने रहिए काउंटर में, अराउंड 1350 के आसपास जैसे ही पहुंच जाता है वहां पर रिव्यू कीजिए। ये है आपके लिए बारबेक्यू नेशन। सुमित जी बताएं सर, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। दीपांशु, देखिए स्टॉक का स्ट्रक्चर मजबूत है, स्टॉक कंटिन्यूसली एक तेजी के ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, और पिछले 4-5 दिनों में भी स्टॉक ने एक लोअर लेवल से एक अच्छा मूव दिखाया, ऑलमोस्ट 100 रुपए की तेजी देखने को मिल चुकी है। और अभी भी चार्ट्स देख के ऐसा लगता है कि स्टॉक का स्ट्रक्चर मजबूत है और यहाँ से ऊपर का मूव भी देखने को मिलना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है जिन्होंने भी पोजीशंस बना रखी है वो लोग पोजीशंस होल्ड करें। 390 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। 400 का साइकोलॉजिकल लेवल जैसे ही क्रॉस होगा तो 440 से 450 तक का मूव आने वाले दिनों में लक्ष्मी ऑर्गेनिक में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट दिखाई दे रहा है अभी वो करीब 360 के आसपास बनेगा, तो वो स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। सुपर सेट में सिद्धार्थ जी ने भी इसकी बात करी है, पालविया साहब को भी पसंद आया, और किरण जी आपकी भी 10 की कमाई का पिक था सर, ये स्टॉक का आ गए आपके टारगेट सर, क्या सलाह दे रहे हैं आप?
बिल्कुल टारगेट्स तो हासिल होते नजर आ गए, 10 की कमाई में हमने दिए थे, पर मेरा मानना है कि जो स्ट्रेंथ अभी मिलता नजर आ रहा है, इधर से और अपसाइड भी देखने को मिल सकती है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। आज जिस तरीके से पिछले 3 दिन से डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिल रही है, उससे मेरा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ता नजर आ रहा है, और मेरा अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 350 रहेगा, 40 रुपए नीचे, पर टारगेट्स भी इधर से 100 रुपए के ऊपर के रहेंगे। तो मुझे लगता है 490 500 के आसपास के टारगेट्स आपको इस स्टॉक में आते दिनों में देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, इस पर भी आप रखिए नज़र। रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज में लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, बारबेक्यू नेशन, यहाँ पर आपको अच्छा एक्शन दिख रहा है। सोना BLW एक और काउंटर है जो बढ़िया तेजी में रहा है, आज भी अगर आप देखें 3-3.5% ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। पर ऑटो काउंटर्स यहाँ पे रखिए नज़र, स्पेशली 2 व्हीलर कंपनीज में, क्योंकि यहाँ पर इनको टक्कर देने के लिए तैयार है ओला का नया ई-स्कूटर। आइए जानते हैं इसके बारे में कुशल के साथ, और क्यों रखनी चाहिए आपको 2 व्हीलर कंपनीज पर नज़र। कुशल बताइए। बिल्कुल दीपांशु, तो बहुत सारा बज़ जो है ओला इलेक्ट्रिक ने क्रिएट किया था अपने 2 व्हीलर को लेकर, और फाइनली कल स्वतंत्रता दिवस पर इन्होंने 2 मॉडल्स अपने ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के लॉन्च किए हैं। इससे क्या हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जब बाजार में जो उतरते हुए दिखेंगे, प्री बुकिंग्स इसकी ऑलरेडी जो है शुरू हो गई थी। लास्ट मंथ ही जो है आप इस ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को रिजर्व कर सकते थे, और इस बारी जो है यहाँ पर जो कल लॉन्च किया गया है बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है। मार्केट में अभी भी बाकी जितने भी वेरिएंट्स अवेलेबल है उसका जो कंपैरिजन है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पर अगर आप देखें तो पूरे देश भर में 1000 से ज्यादा शहरों से 1 लाख से ज्यादा प्री बुकिंग आती हुई दिखी है इनको। इनफैक्ट सितंबर में जो है आप इस स्कूटर को परचेज कर पाएंगे, 8 सितंबर टू बी प्रिसाइज, और अक्टूबर महीने से कंपनी ऐसा अनुमान कर रही कि वो अपनी डिलीवरी जो है वो शुरू कर देगी। तो बहुत ही फास्ट पेस लॉन्च के साथ साथ आगे की जो प्लानिंग है वो कंपनी की पूरी तरह से जो है अपने आप में इन्होंने निर्धारित करके रखी हुई है। इनफैक्ट बाकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो ऐसा अक्सर देखा गया है कि ये फेज वाइज लॉन्च करते हैं अलग अलग शहरों में, जिस तरह से भी डिमांड स्ट्रक्चर जो है सामने आता है। बट उसके कंपैरिजन में यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक जो है ऑल आउट जाना चाह रही है, और 1000 से ज्यादा शहरों में साइमल्टेनियस लॉन्च करने की इनकी योजना बन रही है। यहाँ पर इन्होंने एक बहुत ही की फीचर हाईलाइट भी किया है कि यहाँ पर जो फ्यूचर है आने वाला वो इलेक्ट्रिक होने वाला है, और इस चीज को ध्यान में रखकर इन्होंने क्लियर कट बाइफर्केशन किया है। जो अभी जो आईसी स्कूटर्स हैं, इंटरनल कंबशन इंजन, यानी कि पेट्रोल और डीजल वाले जितने स्कूटर्स हैं, उनकी जो पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट है उसके मुकाबले जो ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट 65 से 75% लोअर साइड पर होगी। अब मैं आपको बात कर रहा था कि जिस तरह की प्राइसिंग रखी गई है, आप देखिए ओला इलेक्ट्रिक का जो एक मॉडल है ओला S1, यहां पर एक्स शोरूम प्राइस अंडर 1 लाख रुपीज, ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज रखा गया है, पर यहां पर सबसे हाईएस्ट रेंज है 121 किलोमीटर की। वहीं दूसरी तरफ आप एम्पियर जो ग्रीव्स कॉटन ने जिसको एक्वायर किया था, यहां पर इनकी जो प्राइसिंग है 85 किलोमीटर की रेंज के लिए ऑलमोस्ट 60,000 की प्राइसिंग है। और हीरो इलेक्ट्रिक यहां पर इनका जो मॉडल है वो ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर की रेंज देता है। तो लगभग आप जितने भी तमाम स्कूटर्स ये बाकी कंपनियों ने जो लॉन्च किया है उसको देखेंगे तो उसके कंपैरिजन में हाईएस्ट रेंज है और प्राइस भी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। तो डेफिनेटली ये जितने भी 2 व्हीलर स्पेस है इसको बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर जो है अब ओला इलेक्ट्रिक सामने निकल कर आ रहा है। ये इंटरेस्टिंग है अनिल जी। इलेक्ट्रिक स्कूटर में पेट्रोल होगा या बिल्कुल ही नहीं होगा? नहीं, जैसे अभी सीएनजी में गाड़ी होती है दोनों होते हैं, दोनों ये खाली इलेक्ट्रिक वाला है जितनी मेरी समझ है भाई साहब। नहीं खाली इलेक्ट्रिक है, खाली इलेक्ट्रिक। मैं भी समझना चाह रहा था इसीलिए खाली इलेक्ट्रिक है जो। तो अनिल जी ये जो 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर इसका किस स्पीडो में फ्यूल मीटर कैसे होगा, कितना और चल रहा है पर चार्ज? ये तो रास्ते में खड़े रहे मिलेंगे बहुत मतलब थोड़ी गड़बड़ हो गई 10 किलोमीटर की इधर उधर, बैटरी चली गई। सर जो नई बैटरी होती है अलग होती है, 2 महीने बाद की बैटरी अलग होती है, तो मतलब जैसे एवरेज कम हो जाती है पुरानी गाड़ी में, तो इसमें पुरानी बैटरी में तो ये तो नहीं मुझे कुछ थोड़ा अच्छा पुरानी गाड़ी में भी एवरेज कम होती थी, इसमें होती तो गलत क्या है फिर? नहीं पर इसमें तो सर अगर मीटर नहीं होगा, नहीं मीटर तो रहेगा ना। अब आप 100 किलोमीटर नहीं आप 80 चल सकते हो, ऐसा होगा क्या? मीटर तो रहेगा ना, ऐसे क्या कर रहे हो? नहीं मीटर मतलब कितना चलेगी बैटरी, कितनी रह गई है? हाँ वो तो रहेगा ना भाई। अब समझो अगर आपकी बैटरी इतनी दिखा रहा है। एक बात बताओ, एक सेकंड सर, फोन की बैटरी आपकी रहती है 25%, करेक्ट। अब उसके यूजेज पे है ना, कितने आप बता सकते हो कितने घंटे चलेगी? और नहीं घंटे पे नहीं, यूजेज पे। हाँ मतलब चलो कितनी देर यूजेज आप कैसे कर सकते हो सर आप देख के? तो आपके मैंने कभी देखा बोला कभी बंद किया, कम होती रहती है। अभी जैसा देखो जो हाई एंड गाड़ियां हैं
उसमें तो आपको किलोमीटर लिखा हुआ जाता है, आपके पास कितने किलोमीटर का डीजल बचा है, करेक्ट। अब इसमें अब है ना मतलब, लेकिन हाँ ये आपको समझ में तो आ ही जाएगा ना कि इतनी बैटरी बची तो अब इतना जाएंगे। सर ये टेक्नोलॉजी भी अब वैसी होगी ना, वो फोन से लिंक्ड हो जाएंगी, एप्स पर आपको आ जाएगा, तो फोन पर भी आपको अपडेट रहेगा कि कितने, जैसे बैटरी हम ट्रैक कर लेते हैं और थोड़ी एक्यूरेटली ट्रैक हो जाती है, तो वैसा भी इसका वो लिंक तो सर आ ही जाएगा। हो सकता है बंसल जी को पता भी हो। हाँ हो सकता है। बंसल जी बताएं सर। देखिए अनिल जी, आशु जी बिना मतलब चिंता कर रहे हैं अनिल जी, जैसे फोन पे बैटरी का इंडिकेशन होता है वैसे यहाँ पे बैटरी का इंडिकेशन होगा। और दूसरा अनिल जी, आशु जी बिना मतलब चिंता कर रहे हैं, उन्होंने तो चलाना नहीं अनिल जी, उनका ड्राइवर उनका जो स्टाफ है वो शायद इलेक्ट्रिक स्कूटर पे घूमेगा अनिल जी, ऐसी चिंता कर रहे हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं, आगे ड्राइवर रहेगा, पीछे विंडो सीट पे बैठेंगे आशु जी, दोनों तरफ हवा खाते हुए, क्या उसका मजा ही अलग है। जी कुणाल जी। अरे जी आशु जी को बता दीजिए कहीं बंद हो गई तो मैं और राकेश जी आ जाएंगे लेने, चिंता न करें। वाह, देखिए आशु जी कितने आपके इतने शुभ चिंतक है, सोच लीजिए। कुणाल जी आप इधर बॉम्बे आइए, बांद्रा की गलियों में चलाने में बहुत मजा आएगा। लोकेशन बताना मत, ये आएंगे नहीं, या आएंगे उसके पहले 15-20 को भेज देंगे। बोला आशु जी वहाँ खड़े, जल्दी से पहुंचो, लट लेंगे, हम पीछे से आ रहे हैं, फिर ऐसा करेंगे जैसे मैं छुड़वा रहे, हम छुड़वा रहे, वैसा है। इनके भरोसे मत रहना, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। ओके चलिए, बाजार मजबूत है और फर्स्ट क्लास लाइफ टाइम हाई के आसपास है। तो ये इंटरेस्टिंग थी कि टू व्हीलर कंपनियों को अब टक्कर मिलेगी और टैक्सी कंपनी से मिल रही है, टैक्सी कंपनी से, करेक्ट। ये एक इंटरेस्टिंग डिसरप्शन वाला मामला है, देखते हैं आगे किस तरह का डिसरप्शन और आगे होता है। ये आपके लिए आज का एक्शन। आइए बढ़ते हैं आगे। कई सारे टाटा स्टील 1520 मजबूती के साथ और बढ़ रहे, स्टॉक्स जो बढ़ रहे हैं वो बढ़ ही रहे हैं, वहाँ पर कहीं कोई दूर दूर तक डीप कमजोरी के संकेत है नहीं, और बहुत ही मजबूती के साथ स्टॉक्स आपके लिए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बजाज फाइनेंस ऐसे बढ़ रहा है जैसे कोई अच्छी खबर आने की तैयारी हो, 6400 डे हाई पर। किरण जी चार्ट देखिए जरा। अनिल जी चार्ट पैटर्न बहुत ही शानदार है, कोई दौरा नहीं है कि ये और बढ़ेगा नहीं। अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो चुका है इस स्टॉक में, और आज पहला दिन है जहां पे एक अच्छी मूव हमने देखी है। पिछले लगभग 15-20 दिनों से एक ही रेंज में ट्रेड होता नजर आ रहा था। 1-2 दिन एक अच्छी मूव आई, वापस एक बार हम कंसोलिडेशन में चले गए, पर आज जिस तरीके से वॉल्यूम और प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, और जिस तरीके से हमने 6300 निकाल दिया है और 6400 के बिल्कुल कगार पे है, मुझे लगता है कि इधर से नेक्स्ट ब्रेकआउट होने की तैयारी है। प्राइस पैटर्न कोई दिखाई नहीं दिया, इसलिए मेरा इस स्टॉक पे आज कॉल नहीं आया, पर जिनके पास है उन्होंने होल्ड करने की सलाह है। 6250 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और मुझे लगता है कि 2-3 दिनों में 6500 की लेवल क्रॉस करते नजर आ जाना चाहिए। तो ये है राय आपके लिए बजाज फाइनेंस में एक्शन भरपूर तेजी की तरफ बनता हुआ आपके लिए। आशीष चतुर्वेदी है तैयार, बैन से बेनिफिट। लिस्ट लंबी होती दिख रही है, और आशीष कितने स्टॉक है? 8-9? बिल्कुल अनिल जी 8 स्टॉक है, लेकिन आज जो है लिस्ट छोटी हो जाएगी। 3 स्टॉक ऐसे जो बैन से निकलने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गए। ओके, आज लाइट बंद है आपकी? अनिल जी लाइट बंद नहीं है, थोड़ा सा बैकग्राउंड का इशू है, थोड़ी धूप ज्यादा आ रही है पीछे से। चलिए बढ़िया, विटामिन डी बढ़ाइए आप। अच्छा तो बताइए कौन कौन से बाहर निकल रहे हैं? अनिल जी सबसे पहला नाम आता है कैनरा बैंक का। यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है 80.3% हो गई है, तो इसकी तो पूरी संभावना है कि कैनरा बैंक अब फाइनली बैन से बाहर निकल जाएगा। दूसरा भी मच अवेटेड है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इसकी सरप्राइज एंट्री हो गई थी। अब अगर आप देखें तो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट घट रही है, इसने फ्राइडे को भी प्रयास किया था बैन से बाहर आने का, निकल नहीं पाया। अब फिलहाल अगर आप देखें तो 80.92% है, तो थोड़ी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर भी बन रही है। और तीसरा नाम आता है आरबीएल बैंक का, यहाँ पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट 81% है। तो ये 2-3 स्टॉक ऐसे अनिल जी जिन पर फोकस रखना होगा, इस स्टॉक का जो है बैन से एग्जिट कर सकते हैं। तो ये है स्टॉक बैन से बाहर निकलने को तैयार। कौन कौन से हैं? कैनरा बैंक, आरबीएल, और तीसरा कौन सा बताया आशीष? इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस। इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस, ओके। चलिए, तो हम रोज आशीष से मिलते हैं, देखते हैं, रोज लिंक देखते हैं, इसलिए हमने वो अंदाज से लगा लिया कि ये इस तरह के हुलिये वाला आशीष ही होगा। बाकी जो नहीं जानते आपको उनके लिए तो पहचानना बहुत मुश्किल काम है कि आशीष ही है, लेकिन हमने पहचान लिया। आशीष जी शुक्रिया, ये 3 स्टॉक को बैन से बाहर निकालेंगे। अच्छा, कोई एंट्री तो नहीं हो रही ना?
नहीं अनिल जी, कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जिसके मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है 95% के आंकड़े को क्रॉस कर गई हो, पास में भी कोई भी नहीं है, तो फ्रेश एंट्री तो किसी की भी नहीं होगी। ओके, 3 स्टॉक आज बैन में ऐड हुए थे, 3 स्टॉक बाहर भी हो जाएंगे। ये आपके लिए बैन से बेनिफिट इस वक्त आशीष की तरफ से सारे के सारे स्टॉक्स पर एक्शन भरपूर आता हो। जी बिल्कुल सर, तो चलिए बैन लिस्ट भी अगर छोटी होगी तो मज़ा आएगा। नज़र रखते हैं वहाँ पर एक्शन इस स्पेस में भी आपको बनते हुए दिख रहा है। ये सेगमेंट बहुत हेल्प करता है बैन वाला, है ना, बहुत, मतलब ये सारे इसको ढंग जिस तरह से आप कवर करवाते हैं और उसके बाद देखिए उसका प्राइस एक्शन अनिल जी, और आप देखिए ये सारे स्टॉक इसी बार इसी एक्सपायरी की भी देख लीजिए, प्राइस भी घट रहा है, बैन में भी है, मतलब सिग्नल अपने आप है कि स्टॉक्स बच रहे हैं। और जो निकलने और अंदर जाने मतलब बैन में जाने वाला जो प्राइस इफेक्ट है वो भी बहुत, मतलब 90% वो वैसा ही होता है कि निकलने पे बेटर हो जाता है। और वो और जिस तरह से आप टाइमली बता देते हैं, आई थिंक बहुत सारे लोग इस पे एक्शन या रेमेडियल एक्शन ले सकते हैं। सही बात है। तो एटलीस्ट बैन में जा रहा हो, आपको मालूम है सुस्त हो जाएगा, स्टॉक चलेगा नहीं चलेगा, अटक जाएगा, तो आप अपनी कैपिटल फंसाना भी क्यों चाहेंगे? आज जी कैडिला में जो कल और आज में क्या हुआ, बैन की वजह से, तो बैन नहीं होता तो शायद इतना इफेक्ट नहीं आता। और बहुत मतलब ये टाइमली जो पता चलता है उस वक्त अनिल जी वो 15 मिनट बहुत डिसीजन मेकिंग के इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो कर लेता है वो मतलब आई थिंक इस सेगमेंट का बहुत फायदा उठा सकता है। बिल्कुल, तो सेगमेंट का फायदा उठाएं। बैन से बेनिफिट आशीष ने आपको अपडेट भी दे दिया है और इन स्टॉक्स पर आपको रखनी है नज़र, पॉसिबिलिटी है बैन से बाहर आते हुए दिखेंगे। आइए कुछ और काउंटर्स पर जल्दी से हमारे एक्सपर्ट्स की लें राय, इससे पहले कि बाजार क्लोजिंग की तरफ बढ़ें, और थोड़ी देर में अनिल जी से उनकी फाइनल स्ट्रैटेजी भी हम लेने वाले हैं। JSW एनर्जी फिर से मूवमेंट में आ रहा है, हम देखते हैं यूजुअली आफ्टरनून में अच्छा एक्शन दिखाता है, सेकंड हाफ का स्टॉक है ये, 250 के करीब वापस कोशिश कर रहा है आने की JSW एनर्जी। किरण जी, इस बार आप राय दें इस पर, क्या 250 का लेवल क्रॉस करेगा JSW एनर्जी? JSW एनर्जी बिल्कुल ये लेवल क्रॉस कर देना चाहिए। पहले तो ट्रेड टू ट्रेड में चला गया है, तो मेरा मानना है कि डिलीवरीज बाइंग ही देखने को मिल रही है। एक अच्छा बेस लगभग 230-35 के आसपास हो चुका है, और ऊपर से जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकआउट होने जा रहा है। मेरा मानना है कि 255 के लेवल्स के ऊपर ये ट्रेड करना चालू जो हो जाएगा तो एक फ्रेश ब्रेकआउट होगा, और 300 के टारगेट्स कैजुअली हमें देखने को मिल जाने चाहिए। टारगेट के लिए आपको JSW एनर्जी पर रखनी है नजर। हमारा SIP स्टॉक था, 250 तक के टारगेट्स ये थे जो सारे अचीव हो गए हैं। आइए चलते हैं अब जय ठक्कर के पास, स्वागत करते हैं उनका कैश के ऑप्शन के लिए। सुमित जी के दे रहे हैं आज कैश का ऑप्शन, माफ कीजिएगा, स्वागत बिगुल सुमित जी के लिए कैश का ऑप्शन। जय ठक्कर हैं कुछ दिन की छुट्टी पर और सुमित जी दे रहे हैं बढ़िया ऑप्शंस। बताएं सुमित जी, कैश के ऑप्शन के लिए क्या चुना है आपने? कोई बात नहीं दीपांशु, मैं देता हूं स्टॉक कैश का ऑप्शन। तो दीपांशु, कैश का ऑप्शन में सुबह हमने एक रिमाइंड करा देता हूं, सुबह हमने निफ्टी दिया था, तो निफ्टी के अंदर देखिए टारगेट्स अचीव हो रहे हैं और उसके अंदर प्रॉफिट बुक करके अब जो कैश का ऑप्शन में मैं देने जा रहा हूं वो स्टॉक सिलेक्ट किया है, क्योंकि निफ्टी हाई पे ट्रेड कर रहा है और बैंक निफ्टी लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा सा दोनों के बीच मेल जोल है नहीं, तो मैं रिस्क लेना नहीं चाहता इंडेक्स के अंदर, इसलिए मैंने स्टॉक ऑप्शन सिलेक्ट किया है। और जो स्टॉक ऑप्शन अभी मैं बोल रहा हूं उसके अंदर अच्छा मोमेंट आएगा, क्योंकि स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है। स्टॉक का नाम है ब्रिटानिया, 3650 का अभी स्पॉट लेवल के हिसाब से भाव चल रहा है। पिछले 5 दिनों का हाई ब्रिटानिया अभी ब्रेक कर रहा है, तो देयर इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुकिंग ऑन इन ब्रिटानिया। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ब्रिटानिया यहां से ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। ब्रिटानिया में मेरे को लगता है यहां से ऊपर में 3750 तक के लेवल देखने को मिलने चाहिए। इसके लिए ऑप्शंस के अंदर ब्रिटानिया का 3660 वाला कॉल अभी 35 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। नीचे के अंदर 15 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर के अंदर 55 रुपए से लेकर 65 रुपए तक के टारगेट ब्रिटानिया के 3660 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं, तो ब्रिटानिया के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। आप बोल रहे समथिंग कुकिंग इन ब्रिटानिया, व्हाट इज कुकिंग इन ब्रिटानिया, बताइए सुमित जी। हो सकता है अनिल जी बिस्किट ही बन रहे हो। बस सिंपल समथिंग है, बिस्किट इज कुकिंग इन ब्रिटानिया में। और क्या बनेगा? टाइगर बनेगा, गुड डे बनेगा, यही बनेगा। अभी तो बेकरी का बिजनेस हो गया। ओके ठीक है, तो ब्रिटानिया में कॉल ऑप्शन खरीदने की राय है 3660 वाला, 35 रुपए में 15 का स्टॉप लॉस, 55 और 65। ओके, 2:30 बजे, सॉरी 3:20 चलते हैं सर अनिल जी के पास फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए। सर कुछ नहीं बदला है लास्ट अपडेट से, अगर आप देखें 70-80 नीचे अंक डाउ फ्यूचर्स दिख रहा है और नैस्डैक फ्यूचर्स मामूली गिरावट है। यूरोप में भी थोड़ी गिरावट और बढ़ी है, अब आधे से 1% की गिरावट आप यूरोप में देख रहे हैं।
तेल सोने दोनों पर आपको आज दबाव दिखेगा। एशिया भी कमजोरी के साथ ही बंद हुआ, तो थोड़े सुस्त ग्लोबल क्यूज है, पर हम है रिकॉर्ड हाई पर। क्या करके जाएं सर? तेजी की पोजीशन बरकरार रखें दीप, अपना इंश्योरेंस अपनी हेजिंग रखें बस, क्योंकि आज हो सकता है थोड़ा 4 दिनों तक रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद अमेरिका थोड़ा ठंडा रहे, पॉसिबिलिटी है। मार्केट हमारे यहाँ थोड़े ओवरबॉट है इंडेक्स पर, इसमें कोई डाउट नहीं। पुट कॉल रेशियो हायर साइड पर है, तो अगर आपको थोड़ा डर लगता है तो प्रॉफिट बुक करके कल सुबह का इंतजार करें, नहीं तो आप सिंपल सा है मतलब आप 50-75 पॉइंट से नहीं घबराते तब तो कोई टेंशन है नहीं, उससे घबराते तो फिर 16,400 का पुट ले सकते हैं अगर एक चाहें तो, ताकि आपकी हेज हो जाए कि कोई अनएक्सपेक्टेड बड़ी गिरावट से खुले तो आपका 16,400 का पुट काम कर जाएगा। अदरवाइज कोई एक दिन में ज़्यादा प्रीमियम जाने वाली नहीं है, फिर सुबह सुबह आप खत्म कर दीजिएगा। सो एक वो तरीका है। दूसरा 36,000 के ऊपर बंद हो रहा है बैंक निफ्टी, अच्छा ही 35,800 का एक पुट खरीद सकते हैं अपनी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करने के लिए। फ्रेश पोजीशन कल बनाएंगे, फ्रेश 2:30 बजे भी यही था, अभी भी यही है। एग्जिस्टिंग को होल्ड कर लें, हेज के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। करेक्ट, ठीक है। तो चलिए एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करिए, हेज के साथ कोई परेशानी नहीं है वहां पर। बैंक निफ्टी थोड़ी एंड में आपको सुस्ती दिखा रहा है, बट मन्नापुरम मुथूट दोनों ही सुबह से थोड़े एक्टिव लग रहे हैं। वागले साहब क्या चल रहा है इन दोनों काउंटर्स में? वैसे तो पिछले हफ्ते भारी गिरावट थी, स्पेशली मन्नापुरम। आज जो ये थोड़ा बाउंस बैक आया है, ये और सस्टेन होते हुए देखते हैं या फिर से गिरावट एक्सपेक्ट करें सर? दीपांशु, ऐसा कोई क्लियर पैटर्न नहीं है ना मुथूट में ना मन्नापुरम में, ये बाउंस बैक ही है। इतने ओवरसोल्ड गया है, वहां से बाउंस बैक होगा। मन्नापुरम में भी एक 4-5 रुपए की मुंह दे सकता है, 170 क्रॉस करेगा तो फिर मैं 174 175 की बात करूंगा। बिल्कुल भी स्ट्रेंथ मुझे दिखाई नहीं देती है, तो बाइंग करना अवॉइड करें। बाइंग करना अवॉइड करें मन्नापुरम मुथूट दोनों पर ही। औरोबिंदो पर क्या करें बंसल जी? पिछले हफ्ते भी बात हो रही थी, 750 के अहम सपोर्ट की बात कही गई थी, बल्कि 950 से 750 काफी तेजी से गिरा है और आज 750 के कन्विंसिंगली नीचे गिरा है और बंद होने की तैयारी में है। अब क्या राय बनती है सर औरोबिंदो पर? देखिए दीपांशु, ऊपर से क्लियरली एक रिवर्सल था, 750 का एक सपोर्ट था, वो भी स्टॉक ने तोड़ा है। तो स्टॉक अब शॉर्ट टर्म चार्ट पर ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, तो खरीदारी की राय तो नहीं है दीपांशु, बट कोई अभी भी लेके अगर फंसा हुआ है तो उसके लिए एक रे ऑफ होप ये है कि नीचे में जिन स्तरों पे चल रहा है 736 के अराउंड, यही 730 से लेकर 735 का जो जोन है, ये एक सपोर्ट जोन है। अब देखना ये है कि लेवल्स होल्ड करते हैं नहीं करते हैं। अगर ये 730 से 730 वाला जोन भी टूट जाता है तब यहाँ पे सेल ऑफ थोड़ा सा इंटेंसिफाई होगा। बिल्कुल, तो ऑलरेडी काफी तेजी से गिर चुका है, बट सारे फार्मास में आपको आज प्रेशर दिखाए। औरो फार्मा तो ऑफकोर्स है ही, कैडला बैन में होने के बावजूद आप देख रहे हैं 5% नीचे ये काउंटर है। इसके साथ ही ग्रैन्यूल्स पर बड़ी गिरावट आई है, स्ट्राइड्स की भी हम सुबह बात कर रहे थे, वहां पर भी आपको दबाव बनते हुए देखा है। तो फार्मा शेयर्स पर है कमजोरी और साथ ही ऑटो काउंटर्स पर भी आज गिरावट आती हुई दिखी है। सच जी, मारुति लंबे समय बाद 7,000 का लेवल तोड़ा है और कन्विंसिंगली तोड़ा है, 6850 के करीब क्लोज होने की तैयारी दे रहा है। मारुति में क्या चल रहा है सर? दीपांशु, मुझे लग रहा है मारुति में जो एक लोअर टॉप लो बॉटम सीक्वेंस लगी हुई है, मुझे लग रहा है वो कंटिन्यूड ही रहनी चाहिए। जिस तरीके से डेटा शेप अप हो रहा है, मुझे लग रहा है 6600 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए। वहीं पे एक एक रिव्यू जोन होगा काउंटर के लिए। पिछले दिनों में काफी नैरो रेंज फॉर्मेशंस थे, एंड वो फॉर्मेशंस होने के बावजूद यहाँ पर एक ब्रेकडाउन आया है, तो डेफिनेटली ये वीकनेस कंटिन्यूड रहनी चाहिए। 6600 मेरे लिए रिव्यू जोन होगा। जिस तरीके से इसके ऑस्किलेटर्स प्लेस्ड है, अभी भी यहाँ पर नेगेटिव या फिर एक बेरिश ट्रेंड की ही संकेत दे रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर खरीदारी अवॉइड कीजिए। 6600 एक रिव्यू जोन होगा जहाँ पर आपको पोजीशंस आपके रिव्यू करनी चाहिए ऑन द बाइंग साइड। फिलहाल तो डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए खरीदारी करने से। चलिए अवॉइड करिए, मारुति पर खरीदारी नहीं करनी है इस समय। किरण जी, आरईसी पीएफसी, अब ये दोनों चार्ट्स पर एक मूव आई है और दोनों 3% ऊपर है। क्या चल रहा है सर इन काउंटर्स में? डेज हाई पर क्लोजिंग के लिए जा रहे हैं ये दोनों काउंटर्स। देखिए, पावर स्टॉक में वैसे भी काफी अच्छे चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। आरईसी में मेरा मानना है कि 148 का आपका स्टॉप लॉस होना है, 149 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और टारगेट्स के लिए पहला 155 रहेगा जो छोटा सा बैरियर है, उधर से और ऊपर के स्तर देखने को मिल जाने चाहिए। पीएफसी की बात करें तो पीएफसी में मुझे लगता है कि जो चार्ट पैटर्न है वो बहुत ही बेहतरीन है। मैंने 2-3 बार इस स्टॉक पे बाय रिकमेंडेशंस दी है। मेरा मानना है कि अभी के लिए 129.50 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, 135 का पहला टारगेट रहेगा। 135 के ऊपर की क्लोजिंग इस स्टॉक को नए दायरे में लेके जाएगी, तो मेरा मानना है कि 135 के ऊपर की क्लोजिंग के लिए राह देखिए। जिन्होंने पोजिशंस नहीं ली है, अगर 135 के ऊपर जाते हैं तो फ्रेश बाय रिकमेंडेशन हो जाएगी। ओके, तो ये है आपके लिए पीएफसी आरईसी पर आए। कुणाल जी, अजंता फार्मा को देखिए, बाकी फार्मा में तो है वीकनेस, बट अजंता फार्मा में अभी एक स्पाइक आया सर, 2.5% ऊपर।
देखिए चार्ट अच्छा है दीपांशु, काफी समय से स्टॉक एक कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में है और इसमें करेक्शन आते हैं, काफी लंबे कंसोलिडेशंस आते हैं और उसके बाद फिर ये स्टॉक में तेजी बनती है। तो मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन पूरा हुआ है, स्टॉक में दोबारा तेजी बनी है, तो बिल्कुल जिनके पास है होल्ड करें। नई खरीद भी यहां पर करने में कोई हर्ज नहीं है, 2225 के आसपास स्टॉप लॉस रख लें और मुझे लगता है कि ये स्टॉक बड़ी आसानी से आपको 2450 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो 2450 के टारगेट से बाय करने की इन स्तरों पर राय। बिल्कुल, तो 2450 के टारगेट के लिए बाय करने के लिए राय है। अजंता फार्मा, नैटको फार्मा में भी थोड़ा मूवमेंट आपको टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड आते हुए दिखा है। पर आज दिन था एक बार फिर से मेटल काउंटर्स का और चुनिंदा फाइनेंशियल्स का। निफ्टी नए रिकॉर्ड्स बने, सेंसेक्स नए रिकॉर्ड्स बने, बैंक निफ्टी थोड़ी सुस्ती आपको दिखा रहा है पर 36,000 के ऊपर ही क्लोजिंग दे रहा है। टाटा स्टील टॉप गेनर 3.5% ऊपर, मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी पॉजिटिव रही है, स्पेशली यूरोपियन कारोबार को लेकर जो बाजार को आया है पसंद। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों में हो रही है खरीदारी। ऑटोज के लिए वैसे तो खराब दिन था पर एमएनएम में यहां पर आपने 2.5% की खरीदारी देखी है। ब्रिटानिया ये भी अच्छे एक्शन में दिखा है और ओएमसी तीनों के तीनों बीपीसीएल, आईओसी, एचपीसीएल यहां पर खरीदारी दिखी है। सहारा मिला है निफ्टी को रिलायंस इंडस्ट्रीज से 1.25% ऊपर, एचडीएफसी लिमिटेड से और एचयूएल से, साथ ही एचडीएफसी बैंक और टीसीएस में भी हल्की खरीदारी होती हुई दिखी है। टॉप गेनर मारुति 2.5% नीचे, आइशर मोटर्स यहां पर वीकनेस, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प यहां पर भी आपको वीकनेस दिखी है। तो ऑटोज के लिए आज अच्छा दिन नहीं था। पावर ग्रिड, एसबीआई, अल्ट्राटेक, कोल इंडिया यहां पर भी आपको गिरावट दिखी है। टाटा कंज्यूमर, टाटा मोटर्स, डिवीज, यूपीएल, टेक महिंद्रा और सिप्ला यहां पर भी वीक ही एक्शन रहा है। वायदा कारोबार की बात करें तो दमदार एक्शन बनते हुए दिखा है। अपोलो हॉस्पिटल्स नतीजों के बाद और ब्रोकरेज कमेंट्री पॉजिटिव, 7% ऊपर डेज हाई पर अपोलो हॉस्पिटल हो रहा है क्लोज। इसके साथ ही आरईसी, पीएफसी यहां पर खरीदारी, मन्नापुरम मुथूट यहां पर एक्शन, वेदांता 340 के लेवल आते हुए दिख रहे हैं आपको। एल्केम लैब्स, पीरामल एंटरप्राइजेस जबरदस्त तेजी में बना हुआ और साथ ही इंटरग्लोब एविएशन। वोडाफोन आइडिया कमजोर नतीजे, रेटिंग्स डाउनग्रेड, दोनों का रिएक्शन 6.5% गिरकर 6 रुपए पर क्लोज हो रहा है। स्ट्राइड्स फार्मा इस पर था दबाव बना हुआ था। बीएचईएल पर 54 के लेवल्स आते हुए दिख रहे हैं। कुछ दिन पहले शॉर्ट की राय आई थी अनिल जी की तरफ से। मैक्स फाइनेंशियल यहां पर गिरावट दिखी। श्री सीमेंट, भारत फोर्ज, सिटी यूनियन और बैंक ऑफ बड़ौदा, साथ ही आरबीएल बैंक, मिड कैप बैंक्स में आज दबाव ज्यादा आपको बनते हुए दिखा है। बट दमदार लिस्टिंग हुई है आज देवयानी इंटरनेशनल की। 4 स्टॉक्स की हुई थी लिस्टिंग। देवयानी इंटरनेशनल करीब 50% के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ और 36% की गेन्स के साथ ही क्लोज आउट हो रहा है। एक्सारो टाइल्स 10% ऊपर बंद हो रहा है। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स 2.5% ऊपर पर 5% नीचे लिस्ट होने के बाद 11.5-12% की गिरावट के साथ बंद हो रहा है। विंडलेस बायो 405 रुपए पर। बारबेक्यू नेशन, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स रीसेंट लिस्टिंग से यहां पर एक्शन। सोना बीएलडब्ल्यू में भी खरीदारी, हालांकि जोमैटो पर आज आपने हल्का दबाव बनते हुए देखा है। तो आईपीओ मार्केट्स में भी भरपूर एक्शन आज के दिन आपको दिखा है। ओवरऑल अनिल जी नई रिकॉर्ड क्लोजिंग निफ्टी पर पहली बार आप देख रहे हैं। अच्छे ये लेवल्स आते हुए दिख रहे हैं। 16,546 के लेवल पर निफ्टी क्लोज हो रहा है और सेंसेक्स भी 100 अंक पर। तो बढ़िया एक्शन है। शुक्रवार के हाई के ऊपर 16,543 का हाई था जी, 16,543 ही था ना, हाँ 16,543 उसके ऊपर बंद हो रहा है। तो अच्छी और एवरेज क्लोजिंग तो थोड़ी और ऊपर आएगी। आखिरी आधे घंटे में थोड़ा नीचे आया तो एवरेज क्लोजिंग तो ऊपर आएगी 16,590। अब जिस दिन आपको दिखे उस दिन समझ लीजिएगा कि नया रिकॉर्ड बन गया है जी। सेंसेक्स में 55,680 के ऊपर का लेवल दिखे 81 का, समझ लीजिए नया रिकॉर्ड बन गया। और बैंक निफ्टी में बाद में याद दिलाऊंगा 37,700 के ऊपर का है, वो बहुत दूर है, अभी टाइम है, लगभग 1500-1600 पॉइंट दूर है अभी भी हाई बनने में। ठीक है, परफेक्ट, नो इशू। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। शाम के आयोजन के बारे में मैं आपको बता दूं। शाम को 5 बजे, अरे एक मिनट 5 बजे का आयोजन छोड़ो, जो ये कुणाल जी, बंसल जी हमेशा सोचते रहते हैं कि मैं और दीप अगर स्टूडियो में तो कुछ तो खास होगा, और बिल्कुल खास है एकदम। तो आज है ना बंसल जी, हमने एक शो रिकॉर्ड किया जो हम कल चलाएंगे। रिकॉर्ड आज किया है, चलाएंगे कल। और ये शो है बाजार का टॉप कब कहाँ कैसे किया था सर, वो शो याद है? आज बिल्कुल है ना। और हाँ जी, वो अल्टीमेट टारगेट आपका 17,200 का था। 17,250 ऑलमोस्ट, जैसे आप कई बार एनालिस्ट को कहते हो कि ग्रेस मार्क दे दिए जी, मानना पड़ेगा। हाँ, तो अब उसका अपडेट है। उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है, जो ये 16,300 बढ़ा तो नहीं दिया टारगेट आपने? नहीं, टारगेट नहीं बढ़ाया। 16,300 के ऊपर जो क्लोज हो रहा है ये निफ्टी, ये कुछ इंटरेस्टिंग कहानी कह रहा है। तो उस कहानी को हम पूरा आपके सामने रखेंगे। ये इन्वेस्टर्स के लिए है, ट्रेडर्स के लिए भी, थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए आज से अगर आप व्यू लेना चाहते हैं मार्केट पे, तो कि 2 सवाल है इस वक्त आपके दिमाग में। पहला, कितना और बढ़ सकता है, टॉप कहाँ पर है? तो
किस किस लेवल तक जा सकता है बाजार, पहले उस सवाल का जवाब दिया है। दूसरा सवाल ये कि वो जाएगा तो ठीक है, उसके पहले रुलाएगा कितना, करेक्शन आएगा तो कितना। तो दूसरा सवाल जो है वो आपका कि करेक्शन कितना आ सकता है, उसका भी जवाब है। तो ये दो चीज़ें आपको मिलेगी इस शो में। मैं बताऊँ आज सर, आपको 15,250 से लेकर 16,300 के बीच का एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग पीरियड था। अगर बड़ा करेक्शन, बड़ी रिस्क का मामला बनता तो इस रेंज में बनता था। कौन से वाले में सर? 15,250 से लेके 16,300। ओके, 15,550 माफ कीजिएगा, 15,550 से 16,300 उस रेंज को हमने पार किया। तो अब क्या? बहुत इंटरेस्टिंग शो है, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। मेहनत हमने बहुत की है, हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है, डेटा क्रंचिंग की है, निकाला है, ज़रूर देखिएगा। तो आपके लिए अपडेट फिर से, बाजार का टॉप कब, करेक्शन कितना, टॉप कहाँ और करेक्शन कितना, कल 11 बजे ये शो रिकॉर्ड हमने आज ही कर लिया। तो आज ये कल वाले कपड़े में आपको दिखे ना तो ये मत सोचना अरे 11 बजे तक तो अनिल जी और दीप अलग अलग कपड़े में था, अचानक से 11 बजे कैसे बदल गए। तो आज ही रिकॉर्ड कर लिया, कल चाहेंगे। और आप सोचेंगे रिकॉर्ड कर दिया, लाइव क्यों नहीं किया, चलाया क्यों नहीं, वो कुछ ग्राफिक्स वगैरह लगाने होते हैं, हमारा बहुत सारा बैकएंड काम होता है, तो वो बाकी था, तो इसलिए वो हम कल करके आपको कल पूरा बताएंगे। ये शो मिस मत कीजिएगा। हाँ, अब आज की शो में आ जाइए। ओला ने इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर सेगमेंट में एंट्री कर दी है और माना ये जा रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट में अब ओला पूरी तरह से डिस्ट्रप्शन करने को तैयार है। और ओला की जो स्कूटर की कीमत है वो पूरी 1 लाख रुपए से 1 रुपया कम 99,999 ये है ओला के इस स्कूटर का दाम। और जो भी खरीदेगा उसको 1 रुपया का कॉइन वापस दिया भी जाएगा, ये आप विश्वास रखें। इस कीमत पर ओला अपने स्कूटर में वो पावर दे रहा है जो कि 1.5 लाख रुपए के दूसरे इलेक्ट्रिकल स्कूटर में भी नहीं है। मतलब वो पावर का मतलब जो बैटरी से, हीरो, बजाज, वेस्पा समेत कई सारी कंपनियां हैं जो इस सेगमेंट में पहले से मौजूद हैं। करेक्ट। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पेट्रोल का ऑप्शंस विकल्प बन सकते हैं? इन्हें लेना और मेंटेन करना पेट्रोल गाड़ियों के मुकाबले में काफ़ी सस्ता है या महंगा है? क्या आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहिए या पेट्रोल वाला लेना चाहिए? आज इन्हीं सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे हमारे 2 खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे मोटर बीम के फाउंडर और CEO फैजल खान साहब, एक्सपीरियल के को फाउंडर अविक चट्टोपाध्याय साहब। इन दोनों मेहमानों से बात करेंगे कि आपके लिए क्या सही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल या पेट्रोल स्कूटर। हमारी खास पेशकश, पेट्रोल नहीं अब EV लाओ, डिस्ट्रप्शन। तो ये है हमारा आज का खास शो। अब आइए शाम 6:30 बजे के शो के लिए। कम जोखिम में अगर आप मुनाफा कमाना चाहते हैं तो इक्विटी और डेट का आपका सही बैलेंस होना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड के लिए बैलेंस एडवांटेज फंड की कैटेगरी आपके लिए है फिट। बात करेंगे निवेश की सस्ता खरीदो महंगा बेचो की स्ट्रेटजी और साथ ही बैलेंस एडवांटेज फंड से SWP का विकल्प यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कैसे आप उठा सकते हैं, इनसे फायदा मनी गुरु में बताएंगे शाम 6:30 बजे। बैलेंस एडवांटेज फंड का विड्रॉल प्लान हमारे साथ होंगे SBI म्यूचुअल फंड के चीफ बिजनेस ऑफिसर DP सिंह साहब। और रात 8 बजे इंडिया 360 डिग्री में, आज बड़े दिनों बाद इंडिया 360 डिग्री नाम है लेकिन विदेशी की बात सबसे पहले होगी। कवर स्टोरी तो पूरे दुनिया में आज तालिबान है और अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में तालिबान राज की वापसी हो चुकी है और तालिबान ने अपनी सरकार की गठन की प्रोसेस शुरू कर दी है। इससे पूरी दुनिया के देशों के माथे पर बल पड़ना शुरू हो चुका है। ऐसे में पड़ोस में तालिबान होने से क्या कुछ भारत के लिए चुनौतियाँ होंगी, अफगानिस्तान में भारत के निवेश का क्या होगा, इसका पूरा विश्लेषण होगा। अफगानिस्तान में तालिबान को लेकर देंगे हम आपको हर एक खबर का अपडेट। आज की हमारी कवर स्टोरी इसी पर होगी। काबुल में तालिबान, सावधान हिंदुस्तान, ये है आज का विशेष कवर स्टोरी। इसके अलावा देश दुनिया की सारी खबरें होंगी जो दिन भर में हुआ पूरे देश में, राजनीतिक तौर पर, खेल, एंटरटेनमेंट, इंटरनेशनली सारी खबरें ये प्राइम टाइम बुलेटिन में आप ज़रूर देखिएगा। ये है आज का। फाइनली आज की क्लोजिंग 15,589, 16,589 ये लाइफ टाइम हाई, 16,563 ये क्लोजिंग बेसिस पर लाइफ टाइम हाई। सेंसेक्स 55,680 लाइफ टाइम हाई, 55,582 ये लगभग 100 पॉइंट नीचे टॉप से लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग। और बैंक निफ्टी 36,100 के बेहद करीब बंद होता हो मामूली से नुकसान के साथ आज के कार्यक्रम का समापन करें। सर समापन, थैंक यू वेरी मच। स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए विशेष धन्यवाद आशु सर का। और आप ज़्यादा आए करें सर स्टूडियो में, क्या स्टूडियो में आए तो आप थोड़ा शॉर्ट कॉल कम देते हैं, 1-2 बाय कॉल भी दे देते हैं।
नहीं सर, मार्केट के हिसाब से चल रहे हैं, हिसाब से चल रहे हैं। अच्छा, तो हमारी गलत फहमी है आशीष सर, मार्केट के हिसाब से मार्केट वाकई में अच्छा है और आपके लगातार इंडेक्स पे लॉन्ग कॉल्स आए भी हैं। धन्यवाद आपका आशीष सर। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, किरण जी, सचिन जी, सुमित जी, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। कल सुबह आप सबसे होगी मुलाकात। मुझे और दीप को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।